हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा यहाँ पे आई एम दी फेटेड विलन की नेक्स्ट वीडियो को एक्सप्लेन करने वाले हैं। शायद से ये 19वां या फिर 20वां एपिसोड होने वाला है। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इसके बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो कम से कम लास्ट वाला तो देखिए आओ यार, तब जाके तुम्हें इसकी स्टोरी समझ में आएगी, क्योंकि स्टोरी पेचीदा होती जा रही है। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट का रिकैप देने वाला हूँ जो की मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे जियांगचन की मुलाकात रॉबिन के साथ हो चुकी थी, और जब उसे दोबारा पता चलता है कि यहाँ पे रॉबिन गोचेंग के साथ अभी भी रिश्ते में है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आग बबूला हो जाता है, और वो उसे रेड जेंसिंग की जड़ी बूटी नहीं देता है। जिसके बाद जब इसी बारे में यहाँ पे यूमी की सर्वेंट आके उसे बताती है कि उस ऑफिस के अंदर बड़ा ही बवाल हुआ भाई। कोई एक बंदा आया था, साला वो पत्थर पता नहीं क्या तराश रहा था, जो भी पत्थर तोड़ता उसके अंदर कुछ ना कुछ कीमती ही निकलता। उस दिन का पूरा बिजनेस गड़बड़ गया भाई, पूरा नुकसान ही नुकसान हो गया हमारा। और जब वो सर्वेंट यहाँ पे रॉबिन के बारे में बताती है तब गोचेंग को सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पे माजरा क्या है। इसके बाद वो थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि चलो रॉबिन से मिलने चलते हैं। तो उसके बगल में यहाँ पे सुकिंग खड़ी हुई थी जो कि अपनी छोटी बहन की बॉडी के अंदर है। दरअसल दोनों ने सोल एक्सचेंज कर ली है। अगर ऐसी टेक्निक रियल लाइफ में होती तो मैं एक बार अपने मामा के साथ सोल एक्सचेंज कर लेता। वहीं पे सोकिंग को ऑफ कोर्स बुरा लगता है कि गोचेंग उसे छोड़ के हर एक लड़की से मिलने के लिए जा रहा है। हारेम इज द वेरी क्रूअल थिंग इफ यू आर नॉट सेंटर ऑफ द लव। और यहीं पे ही हमने ये एपिसोड खत्म कर दिया था। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग गोचेंग को ही देखते हैं जो कि यहाँ पे रोविन से मिलने के लिए जाता है। तो फिर उसके जितने भी दोस्त थे वो सभी गोचेंग के पास भागते हुए आ जाते हैं और उससे पूछती है कि आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। इस पे गोचेंग आगे से बताता है पोसंपा भाई, पोसंपा खेलने के लिए आया हूँ, 4-5 लौंडिया और लेके आओ यार, मिलने के लिए आया हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से, और क्या करूंगा मैं यहाँ पे आके। फिर हम लोग रोविन को देखते हैं और ये कैसे नींद सो रही थी भाई। यहाँ पंखा बंद हो जाए तब मेरी नींद खुलती है, और इसे जैसे ही सुनाई दिया कि गोचेंग आया है ये आधी नींद में उठ के बैठ जाती है कि गोचेंग आया है। वही आवाज सुन के गोचेंग की। वही पे रोविन के जितने भी दोस्त थे वो सभी गोचेंग के साथ एकदम फुसला फुसला के बातें कर रहे थे कि ये बकरी अगर फंस गई तो साले को हम लोग अच्छे से निचोड़ेंगे। वो दोनों यहाँ पे गोचेंग को ये भी समझा रहे थे कि वो तो सो चुकी है, आप थोड़ा सा लेट हो चुके हो। लेकिन तभी वहाँ पे रोविन भागते हुए आती है तो गोचेंग आगे से कहता है इतना भी लेट नहीं हो। वही पे रोविन के जितनी भी दोस्त थी वो सभी उससे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम कितने भी जल्दबाजी में हो, कम से कम कपड़े तो अच्छे से पहन लो यार। नहीं हो जाता है जल्दीबाजी में, कभी कभी टी शर्ट भी उल्टी पहन लेता हूँ। वहीं पे गोचेंग हम लोगों को प्ले बॉय बनने की टिप्स दे रहा था। गोचेंग हम लोगों को बताता है कि जैसा कि वैंग जीजिन ने कहा था ये वही लड़की है जो कि रिकार्नेटर है, मैंने इसके बारे में बताया है। गोचेंग ये वाली बात दोबारा दोहराता है कि जैसा कि वैंग ने कहा था कि यहाँ पे रोविन ज्यादातर एक चाय के तरीके है, ग्रीन टी की तरीके। इसको किसी भी नजरिए से देख लो, ये उसी तरीके की लड़की है जिसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा इजी होता है। इनके मोटिव्स बिल्कुल साफ होते हैं। लेकिन दूसरे हाथ तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है जब बात यहाँ पे रिलेशनशिप की आ जाती है। अगर तुम प्ले बॉय नहीं हो तो फिर आसान शब्दों में अगर तुम्हें लड़की के मोटिव के बारे में पता है कि उसको कब अटेंशन देना है और कब नहीं, तो फिर तुम एक बॉय बन सकते हो। समझ गए। इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करने के लिए चले जाते हैं। सच अ स्वीट कपल। जहाँ पे रोविन गोचेंग से कहती है कि वो काफी ज्यादा खुश है कि गोचेंग उसे मिलने के लिए आया। इस पे गोचेंग यही कहता है कि गली से गुजर रहा था, 2-3 लोगों को पेलते हुए जा रहा था, मुझे पता चला तुम यहीं पे हो तो फिर मैं मिलने के लिए चला आया। वहीं पे रोविन का मूड आज कुछ ज्यादा ही बना हुआ था तो वो गोचेंग से सारी गाथा गा देती है कि तुमने मेरी मदद की, मुझे मुसीबतों से बचाया, रिसोर्स दिए, कल्टीवेट करने में मदद की, टेक्निक्स दी, और लोग मुझे पसंद भी करते हैं। मैं यहाँ पे कौशी सुप्रीम रियलम में पहुंच चुकी हूँ और मैं इतना सब कुछ कर चुकी हूँ सिर्फ आपकी वजह से, और मैं आपको रीपे करना चाहती हूँ। पर इसके पास पैसे तो है नहीं। तुम्हें पता है कि गोचेंग को कैसे रीपे पसंद है, और इसीलिए रॉबिन गोचेंग से कहती है अगर गोचेंग को यहाँ पे रॉबिन के फिगर से कोई दिक्कत नहीं है तो गोचेंग आगे से जानते हो सत्यवादी बनते हुए जानते हो क्या कहता है। वो आगे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ रीपे के लिए करूंगा क्या? मैं एकदम साफ दिल का बंदा हूँ और मैंने ये सब कुछ यहाँ पे सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि मुझे यहाँ पे तुम्हारे लिए काइंडनेस फील हुई थी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे कैसा रीपे ले सकता हूँ? आया हरामी जानबूझ के यहाँ पे और बता रहा है कि इसलिए मैं रीपे नहीं ले सकता, ये है वो है फलाना ढिमकाना। इसके बाद वो रॉबिन से कहता है आई एम जोकिंग, रीपे चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं कहता वो। खैर इसके बाद वो यहाँ पे रॉबिन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? इस पे रॉबिन आगे से कहती है क्योंकि आपको मेरे लिए बुरा लगा। इस पे गोचेंग आगे से कहता है ऐसे तो नंगे भूखे कितने पड़े हैं, उनके ऊपर तो दया नहीं खाता मैं। तो फिर रॉबिन के पास यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं था तो गोचेंग उसे बताता है क्योंकि गोचेंग को यहाँ पे रॉबिन बाकी औरतों से थोड़ी सी अलग लगी। वहीं पे रॉबिन अपने मन के अंदर सोचती है अलग, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं टाइम ट्रेवलर हूँ। तो गोचेंग आगे से खुद ही कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम थोड़ी सी अलग हो और थोड़ी सी सिंपल हो। इसके बाद गोचेंग यहाँ पे रॉबिन से थोड़ा सा जियांगचन के बारे में जांच पड़ताल करता है और वो आगे से पूछता है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पे गॉड सोर्स मास्टर से मिली थी। गॉड सोर्स मास्टर उसी हो जिसको नाम डिवाइन माउंटेन इस तरीके का था ना, मैंने पिछले एपिसोड में मिला था, उसका नाम चेंज कर दिया इन लोगों ने। इस पे रॉबिन आगे से कहती है कि हाँ वो उस बंदे से मिली थी लेकिन वो साला थोड़ा सा अजीब लग रहा था मेरे को। और वो गोचेंग से पूछती है लेकिन तुमने इस बारे में क्यों पूछा? इस पे गोचेंग आगे से बताता है कि यहाँ पे जल्द ही गॉड स्टोन कॉन्फ्रेंस यानी कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और इसीलिए गोचेंग को यहाँ पे थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड चाहिए, यानी कि किसी का सपोर्ट चाहिए। इस पे रॉबिन को यहाँ पे बिल्कुल भी देर नहीं लगती है गोचेंग की बात पकड़ने में, और वो गोचेंग से कहती है कि आपका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं उस गॉड ऑफ सोर्स मास्टर को रिक्रूट करने में ताकि वो आपके
लिए कॉन्फ्रेंस के लिए अटेंड कर सके। और वो गोचंग से कहती है कि वो उसकी काइंडनेस के लिए ये सब कुछ कर ही सकती है। इस पे गोचंग आगे से कहता है सो स्मार्ट, कितनी स्मार्ट हो तुम। इसके बाद रॉबिन आगे बढ़ती है और वो गोचंग को हक कर लेती है और उसे कहती है कि अब वो उसे सर्व करना चाहती है पूरी रात भर, ताकि उसके मन के अंदर कोई भी डिस्ट्रैक्शन और कोई भी डिजायर ना रहे और वो उसे अच्छे से रात भर सर्व कर सके। इस पे गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है तो इतनी सभी बातें सिर्फ इस चीज के लिए ताकि ये मेरे साथ सो सके। वहीं पे गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने बस एक रिक्वेस्ट की और उसने यहाँ पे तुरंत उसका फायदा उठा लिया। टाइम ट्रेवलर के मुकाबले में ये वैंग से काफी ज्यादा समझदार है। इसके बाद वो गोचंग से कहती है अगर गोचंग को ना पसंद हो तो वो जा सकता है। जिसपे गोचंग आगे से कहता है मुझे वो ये सब चीजें ना पसंद, ऐसा होता है क्या यार। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है जब हम लोग जियांग चन और उसके बूढ़े मोंग को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग जियांग चन को देखते हैं और इसके साथ एक लड़की थी जिसके बारे में तुम्हें पता चल गया होगा इसको देखते ही कलर देख लो वालों का। भाई तुम्हें मैं इसके नाम और उसके ओरिजिन के बारे में भूल चुका हूँ, लेकिन ये जियांग चन के साथ जुड़ी हुई है और इसी ने ही जियांग चन को बचा के उसे सहारा दिया था, बस इतना काफी है। और वो यहाँ पे जियांग चन को समझा रहे थे कि तुम जो अपनी पावर का शो ऑफ कर रहे हो ना पब्लिक के सामने, तुम्हारी फट नहीं रही है क्या कि तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किन हालातों में फंसे हुए हो। इस पे जियांग चन आगे से कहता है किस बात का डर है भाई, जब तक तुम लोग मुझे धोखा नहीं देते हो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि असल में मैं हूँ कौन। इस पे वो लड़की यहाँ पे जियांग चन को झटका देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने के लिए आई हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा काम नहीं करने वाली हूँ। इस पे जियांग चन हैरान होकर पूछता है ऐसा क्यों भाई, ये पार्टनरशिप इतनी जल्दी कैसे टूट गई। इस पे वो जियांग चन को बताती है कि उसका बड़ा भाई उसे काफी लंबे टाइम से नोटिस कर रहा था। इस पे वो आगे से पूछता है कि उसने क्या नोटिस किया, जिस पे इस लड़के को खुद ही नहीं पता था कि उसके भाई ने क्या नोटिस किया। लेकिन तुम्हें याद होगा कि इसके बड़े भाई ने इसे वार्निंग दी थी कि गोचंग जब भी तुम्हें दिखाई दे तुरंत वहां से कट लो, उसके आसपास न भटकना, तुम 200 किलोमीटर की दूरी में रहना उससे। इसलिए वो लड़की यहाँ पे जियांग चन से कहती है कि अब तुम राम भरोसे और अपने भरोसे मैं जा रही हूँ, अगर मेरे भाई को पता चला कि मैं यहाँ पे आई थी तो ये और भी ज्यादा बुरा होगा। और तब जाके जियांग चन को समझ में आ जाता है कि वो सच में यहाँ पे केयरलेस था। और जिसके बाद वो मैं इन दोनों भाई बहनों के नाम के बारे में बताता है, जिनमें से फीमेल का नाम याओजिंग है और वहीं पे इसके बड़े भाई का नाम यानी कि याओजिंग के बड़े भाई का नाम जो युवे है। वहीं पे ये बड़े भाई को गाली देते हुए कहता है कि ये साला दुमोही सांप है, इसको दूध पिलाओगे तो दूसरे हाथ से ये नोच भी लेगा तुम्हें, इससे दूर ही रहो साले ते। वहीं पे जियांग चन के साथ में जो उसका मोंग था वो उससे कहता है जी फैमिली की जो यंग डॉटर है काफी ज्यादा दिल वाली है यार, ये तुम्हें काफी ज्यादा करीबी से समझती, इसलिए यहाँ पे तुम्हें सारे मर्डर के बारे में बताने के लिए भी आ गई, खुद को कुछ ज्यादा ही लकी समझो भाई तुम। इस पे जियांग चन उस मोंग से पूछता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो, तुम्हें पता है अगर मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो फिर तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा, अब क्या करें यहाँ से निकल लें। इस पे वो मोंग आगे से कहता है कि इतनी समय यहाँ पे जो जी फैमिली है वो यहाँ पे कुन सैन के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रही है और ऊपर से गॉड स्टोन कॉन्फ्रेंस कुछ ही दिनों में होने वाला है और ये कई सालों में एक बार होता है, बेसिकली लाखों सालों में एक बार, इसलिए जियांग चन ऐसे तो जाने के बारे में सोचेगा नहीं। वह फिर जियांग चन सच में इस कॉन्फ्रेंस इवेंट को अटेंड करना चाहता था, ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बहाना है, बल्कि अंदर से ये सिर्फ रॉबिन को एक और आखिरी चेतावनी देना चाहता था कि गोचंग से दूर रहो। खैर इसके बाद जब याओजिंग वहां से बाहर जा ही रही थी तभी उसकी मुलाकात यहाँ पे रॉबिन से होती है और वो उसे कुछ कहती तो नहीं है, बस उसे एक नजर देख के वहां से आगे बढ़ जाती है। वहीं पे रॉबिन के मन के अंदर बस एक ही बात चल रही थी कि उसे यहाँ पे कैसे न तैसे जियांग चन को गोचंग की टीम के अंदर गिराना है ताकि वो यहाँ पे गोचंग की और भी ज्यादा रेपुटेशन हासिल कर सके। वह भी इसके कमर में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था, आई थिंक बैडमिंटन के बैक शॉट कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। फिर इसके बाद रॉबिन यहाँ पे उन लोगों से पूछती है कि यंग मास्टर स्टोन गैम्बलिंग हाउस यही है क्या भाई। वह फिर जियांग चन यहाँ पे बड़ों से कह ही रहा था कि मैं वही सबको ज्वाइन नहीं करने वाला, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पे रॉबिन के ऊपर पड़ती है तो वो उसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। रॉबिन आगे से साफ कहती है कि वो यहाँ पे सिर्फ एक चीज के लिए आई है। इस पे जियांग चन आगे से पूछता है मोहतरमा वो एक चीज क्या है बताइए तो सही, लेकिन उससे पहले कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है क्या, आपने सब कुछ कमर उमर पेट वेट सब कुछ पकड़ रखा है। इस पे रॉबिन आगे से कहती है कि कल रात जब वो कल्टीवेट कर रही थी तब उसने गलती से अपनी एड़ी मोड़ ली थी, तो भाई लंगड़ा के चलो ना, ये कमर पकड़ के चलने की क्या जरूरत है। वैसे जियांग चन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो एकदम कंफ्यूजन में था। वो मन के अंदर सोचता है अगर कल्टीवेशन करते समय पैर पे चोट लगी है तो पैर पकड़ना चाहिए फिर लंगड़ा के चलना चाहिए, ये कमर पकड़ के क्यों चला जा रहा है और पेट पे हाथ क्यों रखा जा रहा है, कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था। ब्रो इज रियली कंफ्यूज। वहीं पे हम लोग मोंग को देखते हैं और इसके भाई पैरों तले जमीन खिसक जाती है, एकदम उठ के खड़ा हो जाता है, मतलब ये बंदा एक्सपीरियंस है, इसे सब कुछ समझ में आ चुका है, इसलिए तुरंत यहाँ से भाग जाता है। वहीं पे जियांग चन उससे पूछता है अरे रुको बताओ तो सही क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो। वहीं पे रॉबिन जियांग चन से पूछती है कि आप इतना ज्यादा मीठा क्यों बोल रहे हैं। वहीं पे उसे कुछ फीलिंग आ रही थी कि वो इस बंदे को पहले से ही जानती है। इसके बाद हम लोग जियान को देखते हैं और इसको जानते हो गोचंग ने इसके पीछे कुछ लोगों को भेजा था इसकी सुरक्षा के लिए और ये उन्हें ही धुले जा रही है और उनसे पूछ रहे कि तुम्हें किसने भेजा भी, जिसपे वो बेचारे मार खाते हुए कहते हैं कि मैडम हमें आपके भाई नहीं भेजा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, कब से मार रही हो, कम से कम इस तोते को तो हटा दो, साला हमारे कान नोच रहा है ये। वो जियान आगे से कहती है कौन कौन भाई, मेरा कोई भाई भाई नहीं है, मुझे किसी की सेफ्टी की जरूरत नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन जब उसे पता चलता है कि गोचंग सच में यहाँ पे आया हुआ है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो उनसे पूछती है कितने समय वो है कहाँ पे, जिसपे वो सेफ्टी वाले बॉडीगार्ड आगे से बताते हैं वो इतने समय यिनमी के साथ में है, यानी कि फॉक्स लेडी के साथ में, तो उसका मुंह बन जाता है और वो मन के अंदर सोचती है कि यहाँ
पे आते ही साला वो उस लिटिल फॉक्स के साथ पीछे चला गया और सिर्फ इतना कहता है कि उसे मेरे बारे में चिंता है, दोगला साला। वहीं पे रुइन जियांगचन से पूछती है कि वो इस ऑफर के बारे में क्या सोचता है। इस पे जियांगचन आगे से पूछता है कि ये सब कुछ यहाँ पे गुचेंग की वजह से हो रहा है क्या, जिसपे वो आगे से कहती है हाँ। तो जियांगचन आगे से साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो उसकी इस इच्छा को यहाँ पे पूरा नहीं कर सकता है। जिसपे रुइन आगे से कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक गॉड सोर्स मास्टर हो, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा एरोगेंट होना बनता है, लेकिन तुम गुचेंग के बारे में जानते हो ना कि वो बारियलम के अंदर कितना ज्यादा पावरफुल है और वो अपने लोगों के लिए काफी ज्यादा काइंड है। इसीलिए अगर तुम उसके लिए काम करोगे तो फिर ये काफी ज्यादा ऑनर की बात रहेगी। लेकिन जियांगचन अब और ज्यादा नहीं झेल पाता, वो चीखते हुए कहता है बस करो भाई। जिसके बाद वो अपने चेहरे से नकाब हटाते हुए कहता है ये हूँ मैं। वहीं पे रुइन जियांगचन को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम एक गॉड सोर्स मास्टर कैसे हो सकते हो और ऊपर से तुम यहाँ पे जिंदा कैसे हो, मुझे ये बताओ। और तुमने ये नकाब वकाब क्यों पहन के घूम रहे हो भाई, लोन वोन लिया है क्या भगवा कलर का आईफोन लेने के लिए। इस पे जियांगचन आगे से कहता है नहीं, ये सब कुछ गुचेंग की मेहरबानी है। इस पे रुइन आगे से हैरान होते हुए कहती है क्या, गुचेंग ने तो बोला था कि उसने यहाँ पे तुम सभी लोगों के लिए काफी कुछ अरेंज कर दिया है और उसने तुम लोगों को एक बहुत ज्यादा इजी और सेफ जगह पे भेज दिया है। इस पे जियांगचन आगे से कहता है सेटल, अच्छी जगह, सब कुछ झूठ था। जब से उसने हम लोगों को यहाँ पे जेल से आजाद करवाया तब से ही वो हम लोगों के लिए बुरे इंटेंशन रखे हुए था। एकदम शुरुआत से ही उसने स्टोन टैबलेट को पूरी तरीके से खराब कर दिया ताकि हम लोगों का टैलेंट अच्छे से बाहर ना आए तुम्हारे लिए छोड़ के। इसलिए तुम्हें छोड़ के हम में से किसी का भी टैलेंट वहाँ पे अच्छे से मेजर नहीं हो पाया। इस तरीके से उसने हम लोगों को इजिली यहाँ से बाहर भगा दिया, तुम्हें अपने पास रख लिया। इसके बाद जब उसने हम सभी लोगों को सक्सेसफुली अलग कर दिया तब उसने अपने कुछ लोगों को माउंटेन में भेज दिया हम लोगों को ब्रूटली खत्म करने के लिए। इस पे रुइन को यकीन नहीं होता, वो आगे से कहती है इम्पॉसिबल, गुचेंग ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, वो ऐसा इंसान है ही नहीं। इस पे जियांगचन आगे से चीखते हुए कहता है कि सबके सब मारे जा चुके हैं, वैंगिंग, न्यूटियन, सभी लोग सबके सब मारे जा चुके हैं। और वो रुइन से कहता है कि गुचेंग यहाँ पे बिल्कुल भी बिना किसी फायदे के तुमसे ना से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ना ही वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। उसने पक्का तुम्हारे लिए कुछ न कुछ प्लान्स बना के ही रखे होंगे। गुचेंग एक नंबर का दोगला इंसान है, दो गौड़ी का इंसान है, उससे ज्यादा शैतानी और भयानक कोई भी नहीं हो सकता है। अभी भी समय है, जाग जाओ, समझ जाओ उसके इरादे क्या हैं। इस पे रुइन काफी ज्यादा घबरा जाती है और एक झलक के लिए वो गुचेंग को मन के अंदर अपने इमेजिन करती है जहाँ पे गुचेंग एक नंबर का हरामी था, बेसिकली अपने असली रूप में ही था ये। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि प्यार नंगा होता है, तो रुइन आगे से कहती है हो सकता है कि गुचेंग ऐसा हो वो कपटी, दो गौड़ी का हो, दोगलापन हो उसके अंदर, लेकिन इसकी भी कुछ वजह होंगी जिनको वो अवॉइड नहीं कर सकता है। और ये बातें सुनकर यहाँ पे जियांगचन की भाई दुनिया ही पलट जाती है। वो मन के अंदर सोचता है ये कैसा रूप है भाई, सच सामने होते हुए भी नकार देना, इंडियन कोर्ट थोड़ी ना हो तुम यार, ना ही इंडियन जुडिशरी हो। इसके बाद वो रुइन को पकड़ता है और उसे हिलाते डुलाते सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि गुचेंग एक नंबर का इंसान है, दो गौड़ी का इंसान है, वो एक नंबर का कमीना है, उसने यहाँ पे सभी लोगों को मार दिया है, वो एक विलन है और उसकी तरफ जितने भी लोग हैं वो सभी हमारे दुश्मन है, उसने तुम्हें यहाँ पे ब्रेन वॉश कर दिया है, जल्दी से समझ जाओ सब कुछ। इसके बाद वो रुइन से कहता है कि ये सभी चीजें छोड़ो और मेरे साथ चलो, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, इसी शांत जगह पे रह के कल्टीवेट करेंगे और जब पावरफुल हो जाएंगे तब हम लोग बदला लेंगे गुचेंग के ऊपर। लेकिन रोन यहाँ पे जियांगचन को एकदम बढ़िया सी एडवाइस देती है, ये कहते हुए कि इस आइडिया के ऊपर गिव अप कर दो अगर मानना नहीं चाहते हो तो। गुचेंग कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम निपट सकते हो। रही बात बाकी लोगों की, तुम्हें जो उनके लिए बुरा लग रहा है और वो उसके लिए यहाँ पे इन सभी चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि रुइन को ऐसा लगता है कि गुचेंग बिना किसी वजह के उनकी इस तरीके से जान नहीं लेगा। इसके बाद वो जियांगचन का हाथ अपने कंधे से दूर हटा देती है। जियांगचन उससे कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा गुचेंग के ऊपर भरोसा रखती हो, लेकिन रुइन उससे कहती है कि चले जाओ किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए, चिंता ना करो, मैं गुचेंग को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। जिससे भाई को इतना बड़ा झटका लगता है कि भाई खून की उल्टी करने लगता है, इतना बड़ा धोखा इसे लगा है। और वो पीछे से रुइन से कहता है कि तुम इस तरीके से बदल जाओगी, मुझे पता नहीं था। इस पे रुइन वहां से जाते हुए इतना ही कहती है कि वो नहीं चाहती है कि जियांगचन भी बलि का बकरा बने, इसीलिए वो जियांगचन से इतना ही कहती है कि जो कहा है उसे फॉलो करो। और फिर मॉन्क भी जियांगचन से यही कहता है कि ये तुम्हारा भाग्य है बच्चा, इसे इग्नोर करो, जल्दी से यहाँ पे चलते हैं, कहीं छुप जाते हैं। लेकिन जियांगचन नहीं मानने वाला था और जियांगचन के सीने के अंदर जो एक बोट है, अगर तुम लोगों को याद हो तो, ऑफ कोर्स याद होगा ही, नहीं याद है तो समझ जाओ उसकी बॉडी के अंदर एक बोट है, बस स्पिरिचुअल बोट। इसकी वजह से ये यहाँ पे स्टोन मास्टर बना हुआ है। खैर वो बोट यहाँ पे जियांगचन से कहती है कि इसे अभी तक अंदाजा नहीं है कि इसे गुचेंग ने कितना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है और इसे कितना कपटी बना दिया है। और वो जियांगचन से ये भी कहता है कि तुम इस लड़की को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम लोग रुइन को देखते हैं और उसके पर्सपेक्टिव से हमें कुछ बताने की कोशिश की जाती है। उसे यहाँ पे जियांगचन के ऊपर भरोसा है कि गुचेंग ऐसा कर सकता है, क्योंकि गुचेंग जितना ज्यादा नरम और दयालु रुइन के
के लिए बन रहा था उतना बन पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और रही बात जियांगचन की, तो वो गोचेंग को यहाँ पे जियांगचन के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। और रही बात यहाँ पे बदला लेने की, तो उसे अच्छे से पता है कि रुइन के पास जो कुछ भी है यहाँ पे वो सब कुछ गोचेंग ने ही दिया है। इसलिए अगर वो जो गोचेंग के खिलाफ में बदला लेने के बारे में सोचती भी है तो ये एक तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही होगा। इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि दोबारा यूमी के पास जाता है और वो उसे पूछता है कि गॉड स्टोन कॉन्फ्रेंस 3 दिनों में होने वाली है, उसकी तैयारियां कैसे चल रही हैं। इस पे यूमी आगे से बताती है कि सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। गोचेंग के प्लान के मुताबिक, गोचेंग के एक्शन के मुताबिक उन लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत टुकड़े गॉड स्टोन इमॉर्टल फीटस के कॉन्फ्रेंस के कुछ पत्थरों के अंदर डाल दिया है। अगर तुम लोगों को फीटस के बारे में नहीं पता है तो फीटस एक बच्चा होता है अनबॉर्न बेबी जो मदर के पेट में रहता है, तकरीबन 3 से 4 महीने का बच्चा, उसको फीटस बोला जाता है डॉक्टर की लैंग्वेज में। वह भी गोचेंग को अच्छे से पता है कि इस गॉड स्टोन कॉन्फ्रेंस के बाद में यहाँ पे जी फैमिली और कई सारी फैमिली एक साथ मिलके कुनसैन के ऊपर अटैक करने वाली हैं, जो पूरे अपर रियलम के लिए बहुत ज्यादा रेयर और एक्सट्रीम इवेंट होने वाला है। और क्या पता किस क्लैन के अंदर क्या छुपा हुआ है। इस पे यूमी आगे से बताते हैं कि गोचेंग ने जैसा सोचा बिल्कुल वही है। वो सभी लोग यहाँ पे पूरी दिल लगी के साथ में एक गॉड सोर्स मास्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली पत्थर के अंदर कुछ ट्रेजर छुपे रहते हैं, उन्हें तराशने वाले को गॉड सोर्स मास्टर कहा जाता है। एक तरीके से जुआरियों का फाइनल बॉस। यूमी बताती है कि ऐसा लगता है कि वो सभी लोग इमॉर्टल फीटस के लिए कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हैं। वह भी गोचेंग को यहाँ पे उस बंदे के बारे में पता है जो कि जिंदा है। अगर तुम्हें उस बंदे के बारे में याद ना हो तो जियांगचन के साथ में एक और बंदा था जो खाई से ही कूद गया था खुद को बचाने के लिए। और गोचेंग को अच्छे से पता है कि वो इतने समय यहाँ पे आन क्लैन की किसी यंग लेडी के साथ घूम रहा है, उनके साथ कुछ परिचित बन के। और गोचेंग को अच्छे से अंदाजा है कि यहाँ पे आन क्लैन बहुत जल्द ही जियांगचन को ढूंढेगा। और जब वो सभी लोग एक साथ मिलके वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं तब गोचेंग यहाँ पे उनके सामने फाइनल एंट्री मारेगा, ये कहते हुए कि हम तो पुराने मित्र हैं यार, भूल कैसे गए हमें। इसके बाद गोचेंग को यहाँ पे अपनी छोटी बहन के बारे में याद आता है और वो यूमी से कहता है कि मैंने तुमसे पूछा था कि जरा उसके बारे में पता लगाओ यार, कहाँ घूम रही है तोते वोते को लेके। इस पे यूमी आगे से बताते हैं कि यहाँ पे जियान को जो प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को भेजा गया था, जियांग ने उन्हें मारपीट के वापस भेज दिया। और उन लोगों ने यहाँ पे यूमी को ये बताया कि जियांग ने बोला है कि उसके आसपास कोई भटकना नहीं चाहिए क्योंकि वो बाद में आके यूमी से भी निपट लेगी। गोचेंग आगे से कहता है वाओ काफी ज्यादा शैतान है। इसके बाद वो यूमी से पूछता है फिलहाल आजकल वो क्या कर रही है, जिस पे यूमी आगे से कहती है सट्टेबाजी। पिछले कई दिनों से वो गैमलिंग स्टोर के अंदर खड़ी हुई और लगातार जीते ही जा रही है, एक भी बार वो नहीं हारी। क्या खेल के पैदा किया था भाई उसको, जुआ खेल के पैदा किया था क्या, साले हार ही नहीं रही यार, जितने बार दांव मारे उतनी बार कुछ ना कुछ निकाले जा रही है। ये सुनकर तो गोचेंग भी हैरान हो जाता है। वो आगे से कहती है इतनी बड़ी सट्टेबाज है क्या, साला मैं उसका भाई हूँ, मुझे ही नहीं पता कि वो इतनी बड़ी सट्टेबाज है, मुझे भी नहीं पता था कि उसके पास इस तरीके का टैलेंट है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे असली टैलेंटेड बंदे को देखते हैं जो कि था ये तोता भाई। ये आगे से बात, ये भाई था फाइनल बॉस सट्टेबाजी का, ये है फाइनल बॉस। ये जियान से कहता है थूक लगा के कहता हूँ कि इस पत्थर पे दाव लगाओ, इस पे लगाओगे तो कभी नहीं पछताओगी। वो आगे जो सेलर थी वो आगे से कहती है मिस जियान ये रॉ स्टोन है, ये कुनसान से आता है जिसकी कीमत यहाँ पे 1.5 मिलियन के आसपास है। आप सच में इसे काटना चाहती हैं, आप लुट जाएंगी। और इस स्टोर के अंदर हम लोग यहाँ पे 6 क्राउन प्रिंस को भी देखते हैं और साथ में फिनिक्स लेडी को भी। ये भी जो दोनों आपस में बातें करते हुए कहते हैं ये लोग सच में यहाँ पे 1.5 मिलियन स्पिरिट स्टोन के पत्थर को काटने वाले हैं क्या। इस पे 6 क्राउन आगे से कहता है अमीर फैमिली से हैं भाई, काटे या वहाँ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिनिक्स लेडी आगे से कहती है लेकिन अभी तक जियांग ने यहाँ पे जो भी दाव मारे हैं वो एकदम एक्यूरेट मारे हैं, ये पक्का बहुत बड़ी सट्टेबाज है। इसे तो जियान भी काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि कीमत काफी ज्यादा है। इसलिए वो अपने पंचे से पूछती है डार्किंग तुम इस बारे में क्या सोचते हो। जिस पे अपना फाइनल बॉस आगे से कहता है कि अभी तो बोला ना भाई, थूक लगा के कहता हूँ इस पे दाव लगाओगी तो कभी नहीं पछताओगी। इस पे जियान आगे से एक और पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इन दोनों को एक काट दो। जिस पे वो सेलर काफी ज्यादा परेशान, वो आगे से कहती है इनकी कीमत यहाँ पे काफी ज्यादा है, ये पूरे 5 मिलियन के आसपास हो जाएंगे। जिस पे जियान आगे से कहती है काट दो ने बिल गोचेंग के नाम पे फाड़ो। जिस पे वो सेलर और भी ज्यादा परेशान क्योंकि कोई भी यहाँ पे गोचेंग के नाम का बिल फाड़ ही नहीं सकता है। जियांग पीछे मुड़ के देखती है तो वो सभी लोग भी आगे से कहते हैं कि ना भाई ना, हम नहीं दाव लगाने वाले। गोचेंग का नाम बिल फाड़ना एक तरीके से ब्लैक चेक के ऊपर साइन करने के बराबर है। जिसपे जियांग आगे से कहती है मैं पैसे दूंगी लेकिन इन दोनों को काटो। तो फिर वो लोग यहाँ पे उन स्टोन को काट ही देते हैं जियांग के कहने के बाद में। तो फिर उन स्टोन के अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक चीज बाहर निकलती है, एक तलिस्मा बाहर निकलता है जिसके अंदर से सॉर्ड इंटेंट बाहर निकल रहा था, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल। कई सारे लोगों की मदद से हम लोगों को पता चलता है कि ये जो बाहर निकला है ये इमॉर्टल सॉर्ड टेक्निक है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आन क्लैन को भी देखते हैं जिनके बीच में हम लोग नूनडियान को भी देखते हैं। ये वही बंदा है जो कि खाई से कूद गया था। और साथ ही में हम लोग एन क्लैन की यंग डॉटर को भी देखते हैं जिसका नाम एनजी था। वहीं पे ये लोग जैसे उस ताश के पत्ते को देखते हैं जो कि उस स्टोन से निकला था जिसको जियान ने काटा है, ये उसे देख के कहते हैं कि ये तो हमारा हिडन माउंटेन स्पिरिट है। वहीं पे एनजी आगे से कहती है इस स्टोन के अंदर हमारे कुनसैन का हिडन इमॉर्टल हेरिटेज है, ये हमारे क्लैन से बिलोंग करता है। वहीं पे इसे सॉर्ड इंटेंट यानी कि तलिस्मा के अंदर खुद की ही सोचने समझने की शक्ति थी, इसलिए ये उड़ते हुए यहाँ
पे एनजी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, बेसिकली एन क्लैन की तरफ। इसलिए जियान उसके पीछे भागते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो भाई, 1.5 मिलियन तुम्हारे लिए दिए हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना भागने दूंगा तुम्हें। वहीं पे सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये पूरा पत्ता, ये जो निकला है अंदर से माल, ये गोचिंग से बिलोंग करता है ना, क्योंकि बिल उसी के नाम पे तो फटा है। वहीं पे न्यूटियन आंजी से पूछता है कि ये जो तलिस्मा है ये तो हमारे हिडन माउंटेन लाइनेज से है ना, ये कुनसान के अंदर कैसे आ सकता है। इस पे आंजी आगे से कहती है कि उसे भी इस बारे में अच्छे से नहीं पता है, लेकिन यही पर्पस है कि वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इसके बाद न्यूटियन उसे पूछता है कि तुम्हें ये चाहिए। इस पे आंजी आगे से कहती है, ऑफ कोर्स ये हमारे सिस्टर की चीज है तो बेशक मुझे चाहिए, हम इसे आसानी के साथ थोड़ी ना साइड में जाने दे सकते हैं। इस पे आंजी के साथ जो उसकी एल्डर थी वो आगे से कहती है कि अगर ये और कोई होता तो ठीक था, लेकिन ये गुचेंग की बहन है। इस पे न्यूटियन आगे से कहता है ये तो और भी ज्यादा परफेक्ट है, उसने हमारे कई सारे लोगों को मारा है, तो फिर ये हमारे लिए रीजनेबल बनता है कि हम उसकी बहन को मार दें। इन लोगों के लिए मेरे पास एक मीम है, अरशद वारसी वाला। कहाँ से आते हैं ये लोग? ये लोग उसी के स्टोर के अंदर खड़े हैं और उसी की बहन को यहाँ पे निपटाने की बात कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। आंजी यहाँ पे न्यूटियन को याद दिलाती है कि ये कुनसान है, अगर तुम यहाँ पे कोई भी पंगा करते हो तो फिर मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, इसलिए सोच समझ के कोई भी कदम उठाना। इस पे न्यूटियन समझ जाता है। इसके बाद वो बीच जगह पे खड़ा हो जाता है, इसलिए सभी लोगों की अटेंशन उसकी तरफ जाती है और वहीं पे जियान अभी भी उस तलिस्मा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये कहते हुए, कहाँ जा रहे हो भाई, पैसे दिए हैं तुम्हारे लिए। लेकिन उसी टाइम पे वो तलिस्मा जियान के हाथों से तेजी से भागता है और भागते हुए सीधा न्यूटियन के हाथों में आ जाता है। उसको देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आगे से कहते हैं कि ये तलिस्मा कहीं हिडन इमोर्टल क्लैन से तो बिलोंग नहीं करता है। वहीं पे न्यूटियन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सच में उसकी हिडन इमोर्टल ब्लड लाइन है जो उसके साथ यहाँ पे मेल खा रही है। अगर वो यहाँ पे इस 100 टेक्निक का पहला पेज ही पढ़ ले तो फिर वो यहाँ पे एक हायर लेवल को अचीव कर सकता है। तो फिर जियान डायरेक्ट यहाँ पे न्यूटियन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये कहते हुए कि ये तलिस्मा मेरा है भाई, मुझे दो। तो वो यहाँ पे जियान के ऊपर हमला करते हुए बेसिकली हवा का झोंका जो दूर करने के लिए होता है उसका इस्तेमाल करते हुए कहता है, धीरज रखो भाई। इसके बाद आंजी आगे बढ़ती है और वो यहाँ पे जियान से कहती है कि ये रिलेटेड कि ये तलिस्मा उसके क्लैन से बिलोंग करता है, इसलिए ये उड़ते हुए उनके क्लैन के हाथों में आ चुका है। जियान आगे से कहती है, जल्दी से मेन बात बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पे आंजी आगे से बताती है कि ये एक रेलिक है जो कि उसके एंसेस्टर और उसके एन क्लैन से बिलोंग करता है। और वो आगे से यहाँ पे उनकी रेपुटेशन यानी कि गू क्लैन की रेपुटेशन का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि जियान की जो रेपुटेशन है, जो उसकी पोजीशन है, वो यहाँ पे ऐसा कोई कारनामा थोड़ी ना करेगी कि किसी दूसरे क्लैन या फिर रेस की चीज को जबरदस्ती छीन लेगी। बाय द वे ये छीनना नहीं हुआ, उसने यहाँ पे स्टोन से बाहर निकाला है। इसके बाद आंजी आगे से ये भी कहती है कि बढ़िया यही रहेगा कि ये चीज उसके ओरिजिनल ओनर के पास ही चली जाए। और वो साथ में यहाँ पे जियान से ये भी कहती है अगर वो चाहे तो वो लोग यहाँ पे इस चीज के लिए हाई प्राइस देने के लिए राजी हैं। आंजी आगे से ये भी कहती है कि ये चीज हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है, हम लोग काफी ज्यादा काइंड हैं, और अगर जियान को ये चीज मंजूर नहीं है तो फिर ये वाली चीज वो लोग उसे वापस भी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, यानी कि तलिस्मा वापस कर सकते हैं। मैं तो भाई तलिस्मा वापस ले लेता, ये मेरे पास रहे, मैं इसे आग लगा दूं, लेकिन ये मेरी चीज है, मेरी ही रहेगी। वही जो थोड़ी सी ग्रोन ऑडियंस थे यानी कि जो समझदार थे वो आगे से कहते हैं कि ये हमारे गू फैमिली की लिटिल प्रिंसेस के लिए फुल्ली ट्रैप हो चुका है। अगर वो यहाँ पे इस चीज के लिए अग्री नहीं करेंगी तो फिर उन्हें यहाँ पे एरोगेंट समझा जाएगा, जो कि जबरदस्ती दूसरे क्लैन की चीजों को यहाँ पे हथिया लेती हैं। अगर वो अग्री करती हैं तो भी यहाँ पे उनका नुकसान है, और अगर वो ज्यादा पैसे मांगती है तो कितने ज्यादा मांग लेंगी? मैं तो भाई 200-300 गुना ज्यादा मांग लेता। अरे भाई तुम्हारे क्लैन के लिए ये सिर्फ इतनी ही ज्यादा जरूरी है तो फिर तुम इतना पैसा तो दे ही सकते हो कि नहीं दे सकते हो? मैं बता रहा हूँ हरामी लोगों की कमी नहीं है, तुम्हें उनसे ज्यादा हरामी होना पड़ेगा। जियान आगे से यहाँ पे कहती है कि मैंने इसे बाहर निकाला है तो इस हिसाब से इसकी ओरिजिनल ओनर मैं हुई, तो फिर तुम्हें इसे मुझे वापस कर देना चाहिए। इस पे आंजी आगे से कहती है कि लेकिन ये तो रेलिक हमारे एंसेस्टर का है ना, तो फिर इसके ओरिजिनल ओनर तो हम हुए। तो जियान आगे से पूछती है कि अब क्या झीना झपटी करोगे क्या? तो आंजी आगे से कहती है बिल्कुल भी नहीं, उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि वो लोग जियान से उसकी चीज छुरा सके। इसके बाद वो यहाँ पे जियान को एक और ऑफर देती है कि वो लोग जियान को यहाँ पे इस तलिस्मा का जो फर्स्ट लेटर है यानी कि फर्स्ट टेक्स्ट है वो पढ़ के सुना सकते हैं, नहीं तो उसे बाकी टेक्स्ट कभी भी समझ में नहीं आएंगे, भले ही वो तलिस्मा उसका ही क्यों ना हो जाए। इस पे सभी लोग आगे से कहते हैं ये तो दोनों पार्टीज के लिए फायदेमंद चीज हो गई, और सभी लोग यहाँ पे आंजी की तारीफ करने लगते हैं कि ये सच में यहाँ पे एन क्लैन के लिए वर्दी सक्सेसर हो सकती है। वहीं पे जियान को कुछ फील हो रहा था कि यहाँ पे कुछ तो होने वाला है, कुछ ज्यादा ही भयानक। उसको ये शांति तूफान के आने से पहले वाली शांति लग रही थी। वैसे इसी के बाद यहाँ पे गोचेंग एंट्री मारता है जो कि आगे से कहता है, ये कहते हुए कि ये चीज जरूरी थोड़ी ना है, भले जियान को वो तलिस्मा समझ में ना आए या फिर उसे वो पढ़ ना पाए, लेकिन ये तलिस्मा तो है जियान का ही ना। वहीं पे गोचेंग जैसे ही एंट्री मारता है तो इन दोनों की सिट्टी पुट्टी गोल हो जाती है, और गोचेंग आगे से कहता है कि ये तलिस्मा जियान का है, अगर वो उसे रखना चाहे तो रख दे, नहीं तो फाड़ के आग लगा दे, ये उसका मामला है, उससे ये चीज कोई भी छीन नहीं सकता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन तुम यहाँ पे उसके लिए डिसीजन क्यों लेने लगे कि वो तलिस्मा के साथ क्या करेगी? इस पे सभी लोग गोचेंग की तरफ देख के कहते हैं, लो भैया, गोचेंग भैया वापस आ गए। फिर फिनिक्स लेडी आगे से कहती है कि गोचेंग को यहाँ पे अपनी बहन की सच में काफी ज्यादा चिंता है। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे गोचेंग को ग्रीटिंग्स करते हैं और अपना सर झुकाते हैं। वह पे गोचेंग उन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने थोड़ी ना कुछ किया है, तुम लोगों को पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। वह पे लोग न्यूटियन को देखते हैं जो कि गोचेंग को जैसे ही देखता है तो ये आग बबूला हो जाता है। वह पे आन से उसे कहती है कि ये गोचेंग है, खुद यहाँ पे आया
है, कुछ भी उल्टा सीधा ना करना, नहीं तो हमारे लेने के देने बढ़ सकते हैं। इसके बाद आंजी आगे बढ़ती है और वो गोचेंग को यहाँ पे ग्रीड करती है। पे गोचेंग जियान के सर को सहला रहा था तो जियान उससे कहती है बाल ना छो यार, मेरे आदिवासी हेयर ऑयल लगाया है। इस पे गोचेंग उससे कहता है अगर मैं जल्दी ना आता तो फिर तुम्हारी चीज तुमसे छीन ली जाती। इस पे जियान आगे से कहती है ऐसे कैसे छीन लेती है भाई, इतने सभी लोग हैं यहाँ पे। इस पे गोचेंग आगे से कहता है वो तो मैं देख ही रहा हूँ। जियान आगे से कहती है कि ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी बुद्धि यहाँ पे तुमसे कम है। इस पे गोचेंग आगे से कहता है नहीं, मेरी बुद्धि तुमसे बहुत ही ज्यादा है। वहीं पे आंजी अपना सर झुकाए हुए गोचेंग के कुछ कहने का इंतजार ही कर रही थी। बेसिकली गोचेंग ने अभी तक आंजी को यहाँ पे सर उठाने के लिए कुछ भी नहीं कहा था। सभी लोग आगे से कहते हैं ऐसा लगता है कि गोचेंग यहाँ पे आंजी को काफी ज्यादा टफ टाइम दे रहा है। इस पे दूसरा बंदा आगे से कहता है आफ्टर ऑल गोचेंग की बहन का मामला जो है। इसके बाद गोचेंग आंजी की तरफ देखता और कहता है कि चलो भाई अब उनसे मिल लेते हैं, जॉन यहाँ पे जियान की चीजों को चुराने की कोशिश कर रहे थे। इस पे आंजी यहाँ पे गोचेंग से कहती है कि वो बेफालतू में चिंता कर रहा है, वो कभी भी यहाँ पे जियान से फोर्सफुली कोई भी चीज नहीं छूनेगी। और उसने तो यही सोचा कि वो यहाँ पे जियान की मदद कर दे उस तलिस्मा के ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हें ट्रांसलेट करके, क्योंकि वो चीज उनकी फैमिली के एंसेस्टर ने पीछे छोड़ी हुई है जो कि एन क्लैन का हिस्सा है। इसलिए उसकी फैमिली के अंदर सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि यहाँ पे उसे पढ़ सकते हैं। और वो गोचेंग से ये भी कहती है कि वो पेज यानी कि वो तलिस्मा यहाँ से भाग चुका होता अगर उन लोगों ने यहाँ पे कोई भी एक्शन ना लिया होता। जिसपे गोचेंग आंजी के पास पहुंचता है और उससे कहता है तो फिर क्या मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। और आंजी को अभी तक पता नहीं कि गोचेंग कितना बड़ा हिपोक्रेट है यानी कि पाखंडी है, बोलेगा कुछ करेगा कुछ और। बेसिकली सरकार यार कहेंगी सब कुछ देंगे, यो रोजगार देंगे, लेकिन देते हैं नहीं ना, उस तरीके से गोचेंग है। इसलिए आंजी को यही लगता है कि गोचेंग उसे शुक्रिया ही कह रहा है, लेकिन आंजी बड़े उससे कहती है कि कोई जरूरत नहीं है। गोचेंग उसे कहता है तुम बड़ा थक जाती हो ना हर दिन इस तरीके से लोगों को स्कैम करते हुए, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ इन सभी चीजों से हमेशा हमेशा की छुट्टी दिला के। इसके बाद आंजी जब अपना सर उठा के देखती है तो गोचेंग सच में उसे खाने भर को देने वाला था। इसलिए यहाँ पे आंजी के जो गार्डियन थी वो यहाँ पे बीच में आ जाती है और वो गोचेंग के हमले को अपने ऊपर ले लेती है। इसके बाद वो यहाँ पे जमीन को तोड़ते हुए बेसिकली बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूर जाके गिरती है। वहीं पे यहाँ पे कुछ लोग थे जिन लोगों को पता चलता है कि कुछ लोग यहाँ पे फाइट वाइट कर रहे हैं जो कि ट्रूथॉइस्ट थे। ये आगे से कहते हैं चलो देखते हैं यार लड़ाई दिखने में किसको मजा नहीं आता है। वहीं पे गोचेंग ने जो हमला किया था एल्डर उसके झटके में एक बार में ही निपट गया था। एल्डर की ये आखिरी सांसें थी जो उसने अभी ली थी। इस पे सभी लोग आगे से कहते हैं कि गोचेंग भाई साहब उतने ही पावरफुल हैं जितना उनके बारे में र्यूमर कहते हैं। इसके बाद हम लोग आंजी को देखते हैं जो कि धमाके की चपेट में आ गई थी और ये काफी ज्यादा घायल हो जाती है। और गोचेंग आंजी को यहीं पे ही बख्श देता है ये कहते हुए कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे गार्ड ने मेरी मदद ले ली है, इसलिए थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, बस अगली बार से सावधान रहना। फिर न्यूटियान की फटके चार हो चुके थे। जिसके बाद गोचेंग उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि वो ट्रेजर इस तरफ दोगे या फिर मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना के अपने हाथों से ले लूं। इस पे न्यूटियान की इतनी ज्यादा फट जाती है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाता, लेकिन उसी टाइम पे वो तलिस्मा उसके हाथ से छूटता है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन गोचेंग अपनी स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए उस तलिस्मा को वहीं पे ही पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई है तो उसको काहे लिए इस्तेमाल कर रही हो बेफालतू में, जब मैं तुम्हें इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ तो फिर तुम्हें रखने का फायदा ही क्या है। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उस तलिस्मा के अंदर जो भी कॉन्शियसनेस या फिर स्पिरिट थी उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको देख के आंजी की आंखें बाहर आ जाती हैं कि ये क्या हुआ भाई अभी यहाँ पे। लेकिन सबसे ज्यादा झटका यहाँ पे जियान को लगता है। वो गोचेंग से कहती है कि तुमने एक डिवाइन कॉन्शियसनेस को इरेज कर दिया, तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा नुकसान किया है। इस पे गोचेंग आगे से कहता है कि जब कोई चीज है यहाँ पे कहना ना सुने तो फिर उसे डिस्ट्रॉय ही कर देना चाहिए। इसके बाद जियान आगे बढ़ती है और वो गोचेंग से यहाँ पे हर जाना मांगने लगती है, कहती हुए कि मेरा ट्रेजर मेरा वापस करो। गोचेंग उसे पूछता है पढ़ सकती हो, जियान आगे से कहती है बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे ये दोनों अपने मन के अंदर सोच रहे हैं जो देखो तो भाई बहनों को कैसे आपस में लड़ रहे हैं। गोचेंग इतना एहसान तो किसी के ऊपर नहीं करता इतना। इस पे गोचेंग यहाँ पे जियान से कहता है तुम्हें पढ़ना नहीं आता ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इस पे जियान का माथा सनक जाता है, इसलिए वो अपने दांत गड़गड़ाने लगती है और गोचेंग को घूरते हुए देखने लगती है। गोचेंग उसे कहता है ये दांत निकालना बंद करो, गंदा लगता है। और अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे हिसाब किताब की बातें नहीं की हैं, बिल जिसके नाम पे फटा है वो पैसे कौन देगा भाई। इस पे जियान हाथ बांध लेती है और वो आगे से कहती है भैया आपने कुछ बोला क्या, कुछ पैसे की बात कर रहे थे क्या भैया आप। खैर वो दोनों आगे बात कर पाते इससे पहले यहाँ पे एक और दोस्त पावरफुल बंदा आ जाता है जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था और ये बंदा एन क्लैन की तरफ से था। वहीं पे एन क्लैन के एल्डर को नहीं पता था कि यहाँ पे गोचेंग है, इसलिए वो यहाँ पे आंजी से पूछता है कि तुम्हें इतनी बुरी तरीके से किसने मारा, किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई। इस पे गोचेंग साइड से बाहर निकलता है और वो यहाँ पे एन क्लैन के एल्डर से कहता है कि आप उस बैटल के अंदर थे ना जो स्काई डियर सिटी के अंदर हो रहा था। वहीं पे एल्डर जैसे यहाँ पे गोचेंग को देखता है तो वो पलक झपकते हैं, यहाँ पे सीधा गोचेंग के पास आता है और सबसे पहले एनजी को डांटता है ये कहते हुए तुमने इसे क्या गलती कर दी भाई कि गोचेंग को तुम्हें इस तरीके से मारना पड़ा। इस पे गोचेंग आगे से कहता है नहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये मेरी बहन की कुछ चीजें लेने की कोशिश कर रही थी तो मैंने इसको अच्छा सबक सिखा दिया। इस पे आंजी आगे से इतना ही कहती है कि ये उसी की गलती थी और गोचेंग ने उसे सजा दे दी है। इसके बाद एल्डरलैंड आगे बढ़ते हैं और वो गोचेंग को यहाँ पे मक्खन लगाते हुए कहते हैं कि ये सब छोटी मोटी बातें हैं साहब, आप इस चीजों को दिल पे न लीजिएगा। इस पे गोचेंग आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं और वो पीछे मुड़ के जियान से कहता है कि देखा सीनियर क्या कह रहे हैं। तो फिर आंजी आगे बढ़ती है और वो यहाँ पे गोचेंग से माफी मांगती है, कहती
बताते हुए कि ये उसी की ही गलती थी जो वो यहाँ पे जियान से उसकी चीज लेने की कोशिश कर रहे थे। इस पे गोचंग यहाँ पे आंजे की बुद्धि देख के एकदम हैरानी हो जाता है। वो मन के अंदर सोचता है बड़ी जल्दी माफी मांग ली यार, काफी ज्यादा चालाक है ये। वहीं पे जियान को कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि पैसे तो गोचंग को ही देने थे ना। इस पे सभी लोग यहाँ पे गोचंग का ऑरा देख के हैरानी हो चुके थे कि एन क्लैन ने इतनी ज्यादा बेइज्जती झेल ली, लेकिन इसके बावजूद वो लोग चू तक नहीं कर रहे हैं। खैर इसके बाद हम लोग सेलर को देखते हैं जो कि यहाँ पे जियान से पूछती है कि वो दूसरे पत्थर को यहाँ पे कट करना चाहेगी। इस पे जियान आगे से कहती है ऑफ कोर्स भाई। इसके बाद वो गोचंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है लेकिन पैसा इसके बिल पे फटेगा। गोचंग आगे से कहता है ऐसा क्या मतलब है भाई, पैसा मैं क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जियान उससे कहती है कि तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे होंगे, एकदम गरीब हूँ मैं, घर वालों ने मुझे घर से भगा दिया था, इतनी गरीब थी मैं। इस पे गोचंग आगे से कहता है फिर भी यार वो पत्थर पूरे 5 मिलियन का है, इतने में तो हम पूरे घर बार को खाना खिला देंगे। लेकिन जियान आगे से कहती है कि तुम चिंता न करो, डाकिंग ने कहा है कि वो उस पत्थर एकदम बढ़ते थे थूक लगा के। और तब जाके गोचंग को एहसास होता है कि यहाँ पे प्रोफेशनल जुआरी जियान नहीं, असल में ये पंछी है जो कोई ऑर्डिनरी पंछी नहीं है। खैर इसके बाद उस 5 मिलियन वाले स्टोन को भी उड़ा दिया जाता है और उसके अंदर से एक अंडा बाहर निकलता है। इस अंडे का ओरिजिन अननोन है, नहीं पता भाई ये किसका अंडा है, सुअर का है फिर गधे का। लेकिन एक चीज में कोई भी शक नहीं है कि इसका लेना देना यहाँ पे किसी गोस्ट ब्लड हाईलैंड से रिलेटेड है। लेकिन एक एल्डर आगे से कहता है कि उसे जितना मालूम है ये जो क्रीचर होते हैं अगर ये जिंदा भी रहे तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, और ऊपर से इसका बर्थ फ्लक्चुएशन यानी कि एनर्जी का जो फ्लक्चुएशन है वो काफी ज्यादा वीक है। अगर ये अंडा किसी डिसेंडेंट का निकलता है जो काफी ज्यादा पावरफुल और इवल होगा तो भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा क्योंकि इसकी एनर्जी काफी ज्यादा कमजोर है। इस पे जियान इन सभी चीजों के ऊपर यकीन कर लेती है और वो डाकिंग से कहती है कि ऐसा लगता है कि इस बार तुम्हारा थूक लगा के वाली चीज यहाँ पे काम नहीं करी, तुम भी कभी कभी धोखा खा लेते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये गोचंग का है तो पैसे हमें देने नहीं पड़ेंगे। उसी टाइम पे गोचंग यहाँ पे जियान से कहता है कि देखो मैं ये बिल का पूरा मामला अपने खाते में कटवा लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगले 3 दिनों के लिए ये बेवकूफ पंछी मेरी झोली में आके गिरेगा। ये 3 दिनों के लिए तुम मुझे उधार दे दोगी। जिसपे सबसे ज्यादा हैरान अपना डाकिंग होता है। वो आगे से कहता है ये कैसा बिजनेस है भाई, मैं किसी की पनौती थोड़ी ना हो कि तुम मुझे किसी को भी दे दोगे। जिसके बाद वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और इसने कौन सी गाली दी है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, इसके एक्सप्रेशन और हाथों के एंगल से तुम्हें समझ में आ चुका होगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो ये इसकी बहन से शुरू होती है ये चीज। इसके बाद हम लोग आंजी वाली साइड पे आ जाते हैं जहाँ पे आंजी अपने अंकल को बताती है कि उसका जो यहाँ पे एल्डर था इसका नाम गुआनबो था, वो यहाँ पे उसे बचाने के चक्कर में मारा गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि गोचंग ने यहाँ पे न्यूटियन को नहीं पहचाना। जिसपे न्यूटियन आगे से कहता है कि गोचंग उसके जैसे नोबडी को कभी भी याद नहीं रखेगा, नोबडी वो तुम्हें याद रखा है, बस मौका आने पे तुम्हें धप्पा करेगा। इसके बाद न्यूटियन आगे से कहता है लेकिन वो लोग गोचंग के बारे में क्या कर सकते हैं। इस तरीके से गोचंग चलता है, किसी भी नियम को वो कायदे कानून को वो नहीं मानता। पूरे अपर रियलम के अंदर अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो गोचंग ही है। इस पे इन लोगों का अंकल आगे से यही कहता है कि हाँ ये बात पूरी तरीके से सही है, मुझे जैसा बंदा आज तक यहाँ पे कभी पैदा नहीं हुआ, वो कभी भी यहाँ पे लो प्रोफाइल नहीं रहता, उसकी चर्चा हमेशा रहती ही है। ऊपर से वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और हमेशा ऐसे ऐसे कारनामे करते रहता है कि जिससे अपर रियलम की जो इंटरनल पीस है वो हमेशा यहाँ पे डिस्टर्ब होती ही रहती है। भले ही हम लोग यहाँ पे कुछ भी ना करें लेकिन जो बाकी फोर्सेस रहेंगी वो भी इसे ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएंगी। इस पे आंजी आगे से कहती है कि अंकल ने जो कहा है वो पूरी तरीके से सही है। भले ही यहाँ पे गोचंग पावरफुल है, उसकी गो फैमिली पावरफुल है, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पे पब्लिक क्रिटिसिज्म के टारगेट बन जाते हैं तो फिर गोचंग को कोई भी नहीं बचा पाएगा। पब्लिक क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी फोर्सेस हैं यानी कि अपर एलम के जितने भी लोग हैं, जितनी भी फैमिलीज हैं, वो यहाँ पे गो फैमिली को नकारने लगे और उनके खिलाफ चले जाएं तो फिर गोचंग को कोई भी नहीं बचा सकता है। गो फैमिली के अंदर पूरे 16 एल्डर्स हैं और कुछ एंसेस्टर हैं जिनका लेवल पता ही नहीं है कि वो कौन से पे हैं। अगर वो सभी मैदान जंग में उतर है तो पूरा अपर रियलम हिल जाएगा, तांडव होगा वहां पे, और इन लोगों को लगता है कि गो फैमिली कुछ भी नहीं करेगी। इसके बाद अंकल यहाँ पे आन यान के बारे में पूछता है कि वो आजकल कहाँ पे है, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। इस पे आंजी आगे से कहती है कि आन यान काफी ज्यादा शांत रही है इतने सालों तक, वो भी काफी ज्यादा छोटी है, वो उसकी अपोनेंट कभी भी नहीं बन पाएगी। अब अगर मुझे अच्छे से याद करूँ तो फिर आर्यन शायद से वही लड़की है जो कि यहाँ पे जियान के जरिए गोचंग का फेवर लेना चाहती थी और गोचंग ने उसे पकड़ लिया था, धप्पा कर लिया था, तो उसने माफी मांगी और ये बताया कि वो लोग यहाँ पे आन क्लैन के एंसेस्टर के ब्लड का इस्तेमाल करने वाले हैं पावरफुल होने के लिए। तो गोचंग ने कहा कि वो तीनों बूंद मुझे चाहिए, 3 बूंद जिंदगी की। इतने में अगर तुम्हें समझ में आ गया तो आ गया हो, मैं आप पिक्चर लगा देता भाई प्लीज, लेकिन मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता ये। एडिट अगर हो सके तो तुम्हें लगा देना यार, इतना एहसान कर दो यार इनके ऊपर। खैर अंकल यहाँ पे आंजी को याद दिलाता है कि सेफ रहना सॉरी से ज्यादा बेहतर रहेगा, और वो यहाँ पे आंजी को बताता है कि जब वो लोग यहाँ पे 8 डिसोलेशन और 10 रियलम के अंदर थे तब उसने यहाँ पे आन यान को गोचंग के काफी ज्यादा करीब देखा था, सॉरी गोचंग ने जियान के करीब देखा था। और जहाँ तक अंकल लोग लगता है कि आन यान यहाँ पे बिल्कुल भी जियान के बेफालतू करीब में नहीं जाएगी। इस पे आंजी को समझ में आ जाता है कि उसकी छोटी बहन इतनी भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है, वो यहाँ पे फैमिली की बाहर की ताकत इस्तेमाल करने वाली है आंजी से निपटने के लिए। जिसपे आंजी को अभी भी बिल्कुल चिंता नहीं थी क्योंकि उसका यहाँ पे एक खतरनाक प्लान था। वो आगे से कहती है वो भी एक बेवकूफ है, उसे लगता है कि वो गोचंग फैमिली का सपोर्ट ले लेगी तो वो हमारे खिलाफ जीत सकती है। मुझे जैसे ही यहाँ पे हिडन इमॉर्टल ब्लड लाइन की 3 बूंदें मिल जाएंगी तो मैं उनकी मदद से यहाँ पे न्यूटियन की ब्लड
ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर दूंगी, रिवाइव कर लूंगी उसे। इसके बाद एंसेस्टर हमारे साथ हो जाएंगे और हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा। इन्हें नहीं पता कि इनकी नाक के नीचे से वही 3 बूंदें गायब होने वाली हैं। इस पे इन लोगों का अंकल आगे से यही कहता है कि जब तक उन लोगों के पास यहाँ पे एडवांटेज है तब तक उन लोगों को यहाँ पे आन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे जो बड़े लोग हैं यानी कि एंसेस्टर है वो कुछ भी नहीं कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक सोल्जर आता है जो कि आंजी को बताता है कि बाहर एक बंदा आया हुआ है जो कि उन लोगों से मिलना चाहता है, ये कहते हुए कि वो उन लोगों का दोस्त है। इस पे आंजी को कुछ भी नहीं पता था कि ये कौन बंदा है। जिसपे वो बंदा आगे से बताता है, उसने ये भी कहा है कि वो गॉड सोर्स मास्टर है और उससे यहाँ पे उन लोगों की जरूरत है और वो काफी ज्यादा अर्जेंट में आया हुआ है। इस पे आंजी पीछे मुड़ के यहाँ पे न्यूटियन से पूछती है कि तुम इस बंदे को जानते हो क्या। इस पे न्यूटियन आगे से कहता है कि जानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद वो लोग सीधा जाके मिलते हैं तो फिर ये बंदा और कोई नहीं अपना जियांग चन ही था जो कि यहाँ पे सबसे पहले माफी मांगता है बिना बुलाए आने के लिए। इस पे आंजी आगे से साफ कह देती है कि हम दोनों अजनबी हैं, तुमने किसी गलत बंदे को पहचान लिया है, हम लोग पहले कभी भी नहीं मिले हैं। इस पे यहाँ पे जियांग चन आंजी से कहता है कि हम दोनों के पास एक कॉमन एनिमी है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्रेंड हुए। इस पे इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, भाई कौन सा कॉमन एनिमी। वह जियांग चन जब न्यूटियन को अच्छे से घूरता है तब उसे पता चल जाता है कि ये बंदा तो हमारा दोस्त न्यूटियन ही है। इसके बाद वो अपने चेहरे से अपना नकली चेहरा हटाता है और अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहता है कि मैं जियान हूँ। इसमें न्यूटियन आगे से कहती है जियांग चन साले बेवहारी, तू अभी तक जिंदा है। इसके बाद वो दोनों भाइयों के तरीके गले लग जाते हैं और मैं तो नहीं मिलता भाई कभी भी इस तरीके से गले अपने दोस्त के साथ में। नहीं, मैं जितना मैं हरामी हूँ मुझे लगता है कि मौत को टक से छू के वापस आने के बाद भी अपने दोस्त से यही कहता है जिंदा हो यार तुम। और ये वाली चीज सच्ची घटना पर आधारित है। स्कूल का टाइम था और बस हमारे कान के बगल से निकली थी, मैं और सूरज पीछे थे एकदम, फिर भी हम इसे सीरियस नहीं ले रहे, हम मजे मार रहे हैं, अरे जिंदा है यार हम। करियर दोस्त अपना भरत मिलाप करते हैं, ये कहते हैं मुझे लगा कि गोचंग ने तुम्हें मार दिया और मुझे लगा कि गोचंग ने तुमको मार दिया। जिसके बाद इन दोनों का भरत मिलाप यहीं पे ही खत्म होता है। इसके बाद न्यूटियन आंजी को बताता है कि ये द गॉड सोर्स मास्टर और कोई नहीं, हमारा पुराना दोस्त मेरा भाई जिगरी है। इस पे आंजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ पे फ्री में एक गॉड सोर्स मास्टर जो मिलने वाला है। वो आगे से कहते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता तो कुछ ज्यादा ही गहरा है। करिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ पे गॉड स्टोन कॉन्फ्रेंस के बारे में अब अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद अगला सीन सीधा 3 दिनों के बाद ही का होता है, हम लोग डायरेक्ट गॉड स्टोन कॉन्फ्रेंस को ही देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। हमें बताया जाता है कि ये जो एल्डेस्ट प्रिंसेस है वो यहाँ पे डायो इम्मॉर्टल डायनेस्टी की एक नई प्रिंसेस है और साथ ही शायद से यहाँ पे जो डायो इम्मॉर्टल डायनेस्टी है काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि इन लोगों की नजरों में ये जो फेस्टिवल यहाँ पे होने वाला है स्टोन कॉन्फ्रेंस, ये काफी ज्यादा लो की रहता है। इसके बाद कुछ लोग यहाँ पे डायो इम्मॉर्टल डायनेस्टी के एल्डेस्ट प्रिंसेस के यंगर ब्रदर के बारे में बात करने लगते हैं और उसके बारे में बताया जाता है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसने सिर्फ 13 की उम्र में यहाँ पे काफी अच्छे ब्रेक थ्रू किए थे, इसलिए हर कोई इसे यहाँ पे लिटिल एम्परर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारी मुलाकात यहाँ पे एल्डेस्ट प्रिंसेस और साथ ही में उस ब्रदर से भी हो जाती है जिसे जीनियस कहा जाता है। सबसे बड़ी प्रिंसेस का नाम यहाँ पे यूफिया है, वहीं पे उसके छोटे भाई का नाम यूमिंग है जो कि अपनी बड़ी बहन से कहता है कि हम लोगों को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी कि कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा बोरिंग होने वाला है। तो फिर यूफिया अपने छोटे भाई को समझाती है। ऐसा माना जाता है कि डायो इमॉर्टल डायनेस्टी का जो सबसे पहला एम्परर था उसने यहाँ पे डायो इमॉर्टल सूत्रा को एक पत्थर से बनाया था, जिसके बाद उसने यहाँ पे डायो इमॉर्टल डायनेस्टी की स्थापना की थी। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन शायद से इसी वजह से यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लेते हैं। इसके बाद फिया आगे से कहती है कि उसके फादर ने कहा था कि जो डायो इमॉर्टल सूत्रा का जो बचा हुआ पन्ना है वो शायद से यहाँ पे गॉड कॉन्फ्रेंस स्टोन के अंदर मिल सकता है, इसलिए उन लोगों को इस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। इस पर यूमिंग आगे से कहता है कि हमारे एंसेस्टर उस पन्ने को ढूंढ नहीं पाए उस सूत्रा के, तो फिर हम लोग क्या ही उखाड़ पाएंगे। इसके बाद वो यहाँ पे यूफिया से कहता है कि ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक अच्छा सा पति ढूंढ दूं। गोचंग के बारे में क्या ख्याल है, वो काफी ज्यादा रेयर टैलेंटेड है और तुमने उसके बारे में सुना ही होगा। अगर तुम दोनों एक साथ मिल जाते हो तो फिर तुम्हारा जो बेबी होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इस पे यूफिया अपने भाई को डांटते हुए कहती है कि अपने शब्दों के साथ थोड़ा सा सावधान रहो, अगर गोचंग ने इस बारे में सुन भी लिया तो फिर हम लोग उसका सामना कैसे करेंगे। इस पे यूमिंग आगे से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अपने आप को छुपाया हुआ है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। वो 6 बार के चैंपियन और सेंड किंग तुम्हारे बराबर के हैं ही नहीं। लेकिन यूफिया उसे समझाते हुए कहती है कि यहाँ पे हमेशा तुमसे बेहतर लोग रहते हैं। मैं तुम्हें एक अच्छी एडवाइस देती हूँ कि अगर तुम्हें किसी फालतू के बवाल में नहीं पड़ना है तो कम बात किया करो, खासकर पब्लिक एरिया में, खासकर पब्लिक एरिया के अंदर। इस पे यूमिंग आगे से कहता है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम यहाँ पे पहले ही टावा फैमिली के लड़के के अंदर इंटरेस्टेड हो, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से उसे सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट मास्टर
से फिया आती है और वो किसी काम का नहीं है, लेकिन यो फिया मिंग से कहती है कि अपनी बोलती बंद रखो। इसके बाद हम लोग दोबारा देखते हैं कि यहाँ पे जियान भाई जलवा मचाए हुई थी। भाई ये सट्टेबाज लोग हैं भाई, ये लोग पत्थर को काट काट के माल ही निकाले जा रहे थे। इस बार जियान ने एक पत्थर काटा तो फिर उसके अंदर से स्प्रिंग ऑफ लाइफ बाहर निकला था। यहाँ तक कि सभी लोग हैरान हो जा रहे थे कि भाई ये कौन लोग हैं, भाई कहाँ से आते हैं, ये क्या क्या निकाले जा रहे हैं पत्थर के अंदर से। हम यहाँ निकाल रहे तुम्हें मिट्टी मिल रहा है, ये निकाल रहे तो इन्हें यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। वह जियान गुचंग से कहती है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि इस पत्थर के अंदर बवाल चीज निकलेगी, निकली ना। अब मैंने तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर दिया है, तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। इस पे गुचंग आगे से कहता है कि मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, इसीलिए तुम लकी निकल गए इस बार। इस पे जियान आगे से कहती है कि लक, ये मेरी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ। इसके बाद गुचंग यहाँ पे डाकिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो वादा याद है ना जो तुमने मुझसे किया था कि ये उधार पे दोगे मुझे 3 दिन के लिए। इस पे जियान आगे से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज थोड़ी ना हूँ, वादा अपना अच्छे से याद है। इसके बाद गुचंग पीछे मुड़ के यूमी से कहता है जाओ और जाके पैसे पे कर दो यार इन लोगों के लिए। इसके बाद कुछ लोग यहाँ पे यूमी के बारे में बात करने लगते हैं क्योंकि वो गुचंग के साथ हुई थी, तो फिर यहाँ पे यूमी के फियांसे के बारे में भी याद होती है। इसका नाम बाइली था और गुचंग ने इसकी फील्डिंग काफी लंबे टाइम पहले ही सेट कर दी थी, 2-3 साल पहले ही, जो कि यहाँ पे बाई हु चेंगजिंग क्लैन से था। इस पे एक बंदा आगे से कहता है कि तुम्हें उसके बारे में याद है, यहाँ रीडर्स भूल चुके हैं, ऑथर भूल चुका है, एक्सप्लेनर भूल चुके हैं और तुम्हें उसके बारे में याद है उसकी जो कबर खुदी थी वो कुछ ज्यादा ही गहरी थी। जहाँ तक मुझे याद है उसे यहाँ पे मारने वाला इनहेरिटर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर था। वहीं पे सुकिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये बड़ी अजीब बात है कि टियान हुआंग माउंटेन यहाँ पे हिस्सा नहीं ले रहा है। इसके बाद वो यहाँ पे ली बाई की डेथ के बारे में बात करते हुए कहती है कि उसकी मौत ना ही मैंने ली है और ना ही यहाँ पे मेरी सोल ने ली है, कहीं यहाँ पे कोई तीसरा इनहेरिटर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर तो नहीं है। इसके बाद हम लोग जियान को देखते हैं जो कि इस बार गुचंग को फुल इज्जत दे रही थी। वो उससे कहती है बड़े भैया हम लोग दोबारा दाव लगाने वाले हैं क्या, थूक लगा के। गुचंग उससे कहता है बिल्कुल, लेकिन अभी समय यहाँ पे 7 गॉड स्टोन का आ चुका है तो फिर हम लोग उनके ऊपर दाव लगाएंगे। इसके बाद हमारी मुलाकात 2 कैरेक्टर से और होती है, जिनमें से इस बैंगनी वाले का नाम है द डीमन लॉर्ड और इस हरे वाले का नाम है यंग शेंड किंग। अब ये सायसा यहाँ पे इस बैंगनी वाले से पूछता है कहीं आपका भी प्लान तो यहाँ पे 7 ग्रेड स्टोन को काटने के बारे में तो नहीं है। इस पे द डीमन लॉर्ड आगे से कहता है कि उसने सुना है कि यहाँ पे 7 में से एक स्टोन यहाँ पे कुछ अजीब सा फ्लक्चुएशन रिलीज कर रहा है। अगर अफवाह की माने तो फिर ऐसा कहा जाता है कि उनमें से एक स्टोन यहाँ पे हुमानजी होलेरन के एक एंसेस्टर उसे यहाँ पे कुनलुन लेके आए थे। वहीं पे गुचंग उसी स्टोन की तलाश में था। वो आगे से कहता है कि वो स्टोन काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर उसकी किस्मत में रहा तो फिर शायद से वो उसे यहाँ पे पा सकता है। उसी टाइम पे यहाँ पे यो फिया आती है जो कि गुचंग से कहती है ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा श्योर हो कि उस पत्थर के अंदर क्या हो सकता है। इसके बाद वो गुचंग को यहाँ पे ग्रीड करती है। वहाँ पे सभी लोग यहाँ पे फिया के बारे में जानते थे लेकिन गुचंग उसके बारे में नहीं जानता था। तो फिर यहाँ पे यूमी आगे बढ़ती है और वो गुचंग को बताती है कि ये डायो इमॉर्टल डायनेस्टी की एल्डेस्ट प्रिंसेस है जिसका नाम यहाँ पे यू फिया है। इसके बाद गुचंग फिया की तरफ मुड़ता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि उसे भी नहीं पता है उस स्टोन के अंदर क्या है। वह पे यूमिंग अपने मन के अंदर सोचता है बड़ा चिकना है यार ये फिया का छोटा भाई। वह पे फिया गुचंग से कहती है कि मैं कुछ ज्यादा ही कह रही थी, बुरा मत मानिएगा। वह पे गुचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि पता होगा तो भी नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें, जाओ जो करना है कर लो। वह पे फिया अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने बेफालतू में यहाँ पे गुचंग से फालतू का सवाल पूछ लिया। वह पे गुचंग का ऑरा ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो यहाँ पे खड़े खड़े घबराने लगी है। उसी टाइम में यूमिंग आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे यू फिया से दोबारा कहता है कि जिस तरीके से तुम लोगों से बातें कर रही हो तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा लो है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तुम्हें एक अच्छा आदमी नहीं मिलेगा शादी के लिए। वह प्रिंसेस फिया का फोकस एकदम शार्प था। वो आगे से कहती है कि हम लोग यहाँ पे पति ढूंढने के लिए नहीं बल्कि इमॉर्टल सूत्रा ढूंढने के लिए आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो सूत्रा शायद से किसी स्टोन के अंदर हो सकता है। इस पे यूमिंग आगे से कहता है कि तुम्हें पक्का यकीन है। इस पे प्रिंसेस आगे से कहती है कि सिर्फ यकीन ही है। इसके बाद एक एल्डर बाहर निकलता है जो कि उन लोगों से कहता है कि 7 स्टोन बाहर आने वाले हैं, सावधान रहना, पता चले किसी खोपड़ी के ऊपर गिर जाए बेचारा वो निपट ही जाए। वह पे सभी लोग मन के अंदर यही सोच रहे थे कि वो पत्थर आने वाले हैं, पता नहीं इस बार उनके अंदर से क्या निकलेगा। खैर इसके बाद 7 में से एक पत्थर बाहर निकलता है तो वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रहा था, वो भी डिमोनिक एनर्जी, जिसको यहाँ पे इटर्नल डीमन स्टोन बोला गया है। इसके बाद दोबारा हमें कहानी के जरिए बताया जाता है कि रूमर्स ऐसा कहते हैं कि इटर्नल डीमन स्टोन यहाँ पे 7 गॉड स्टोन से आया है और ये डायरेक्ट यहाँ पे हेवनली डीमन की क्लाउड टोम्ब से आया है। इसके बाद हमें हेवनली डीमन क्लाउड टोम्ब के बारे में बताया जाता है। बेसिकली ये फाइनल रेस्टिंग प्लेस है जहाँ पे सबसे पावरफुल डीमंस रहते हैं या फिर एक जगह का नाम है जैसे कि हेवन मेरिडियन रियलम। और इस स्टोन के अंदर से इतनी लाजवाब स्ट्रेंज एनर्जी बाहर निकल रही थी कि जिन लोगों की कल्टीवेशन यहाँ पे लो थी वो इसे मदहोश होने लगते हैं और हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जहाँ पे इन लोगों को इनकी डिजायर दिखने लगते हैं। वहीं पे इस लड़की का मैं नाम भूल चुका हूँ लेकिन मैं इसको जानता हूँ अच्छे से। ये गुचंग के काफी ज्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रही है। वहीं पे इसका जो बॉडीगार्ड है वो यहाँ पे कुछ अलग ही प्लान बना रहा था लेकिन इस लड़की के लिए अलग ही प्लान बनने थे जहाँ पे ये गुचंग को अपने साथ इमेजिन कर रही थी। इसके बाद हम लोग डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि आगे से इस स्टोन को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करना चाहता था। इस पे एक बंदा आगे से कहता है कि ये बात सही है, उनमें से अगर कोई है जो कि इस पत्थर के साथ रेजोनेट कर सकता है तो वो सिर्फ वही है क्योंकि वो हेवनली डीमन लॉर्ड है। इसके बाद डीमन लॉर्ड यहाँ पे उस पत्थर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है या फिर उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कोशिशें नाकामयाब रहती हैं। इस पे सभी लोग आगे से बात करते हुए कहते हैं अगर ये नहीं कर पाया तो फिर
कौन कर पाएगा। जिसके बाद सभी लोगों का ध्यान यहाँ पे गोचंग की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि गोचंग कुछ भी कर सकता है। इसके बाद गोचंग भी उस पत्थर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और ऑफ कोर्स ये हरामी उसे नौटंकी कर रहा था, ये पत्थर को निगल जाए भाई, ये फिर भी नौटंकी कर रहा है कि इसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। इस पे सभी लोग कहने लगते हैं अगर गोचंग फेल हो चुका है तो फिर अब कौन ही कुछ कर पाएगा। और गोचंग आगे से कहता है अगर इसे हमें अट्रैक्ट करना है तो फिर हमें सच में यहाँ पे फेट की जरूरत है, किस्मत की जरूरत है। इस पे जियान गोचंग से कहती है तुम ये कर नहीं कर पाए तो फिर पता नहीं कौन कर पाएगा। वहीं पे गोचंग की नजरें यहाँ पे डाकिंग के ऊपर ही थी, जो कि उस पत्थर को घूरे जा रहा था और इसकी आंखें पर्पल हो गई हैं शायद से, यानी कि ये भी यहाँ पे उस पत्थर के साथ रेजोनेट कर पा रहा है। वहीं पे गोचंग उसे देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कहीं ये बेवकूफ पंछी कहीं एशियन डीमन का डिसेंडेंट तो नहीं है। वहीं पे गोचंग जियान के बारे में तारीफ करते हुए कहता है कि इस लड़के के पास पता नहीं भाई किसका लक है, इसके पास जो भी चीजें रहती हैं वो एकदम कमाल की रहती हैं, इसके पास जो भी चीजें रहती हैं वो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती हैं और उनका ओरिजिन भी कमाल का रहता है। इसके तुरंत बाद यहाँ पे आन फैमिली आ जाती है और ऑफ कोर्स यहाँ पे जियांगजन और न्यूटियान भी उनके साथ आए हुए थे। इस पे सभी लोग उनको देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि आन क्लैन भी यहाँ पे इस पार्टिसिपेट के अंदर हिस्सा लेगा। इस पे एक बंदा आगे से पूछता है मगर क्यों, क्या वो लोग ऐसा नहीं ले सकते। जिस पे एक बंदा आगे से समझाते हुए कहता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे आन जी गोचंग की बड़ी बहन के साथ कुछ चीजें लेने की कोशिश कर रही थी, तो फिर गोचंग ने गुस्से में यहाँ पे उसे नियरली मार ही दिया था। इस पे एक बंदा आगे से कहता है झूठ बोल रहे हो, ये तो अफवाह थी ना। इस पे एक बंदा आगे से कहता है अफवाह नहीं, सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। साथ में आंजे के साथ में यहाँ पे लिटिल इमॉर्टल वॉर भी आया हुआ था, इसके बारे में तुम पहले से ही जानते होगे। इसने यहाँ पे कई बार गोचंग को उंगली करने की कोशिश की है लेकिन हमेशा मुंह की खाई है। और ऑफ कोर्स ये किसी ऐसे सेक्टर से आता है जो कि यहाँ पे खास तौर पे डिमोनिक आर्ट्स यूज करने वालों का ही पीछा करते हैं, और इसके एक बार भिड़ंत सुकिंग के साथ भी हो चुकी है। साथ में सभी लोग ये भी देख लेते हैं कि आन क्लैन यहाँ पे अपने साथ गॉड सोर्स मास्टर को भी लेके आया है। वहीं सुकिंग की नजर जैसे यहाँ पे लिटिल इमॉर्टल वॉर गॉड के ऊपर पड़ती है तो वो उसे पहचान जाती है और उसकी जो ट्विन सोल थी वो उसे कहती है छुप जाओ अभी की अभी तुरंत। इसके बाद लिटिल इमॉर्टल वॉर आगे बढ़ता है और सभी लोगों को ग्रीट करता है, तो वो लोग उसे पूछते हैं चोटें कैसी हैं तुम्हारी ये बताओ मुझे। जिसपे लिटिल इमॉर्टल वॉर आगे से कहता है सब कुछ बढ़िया है। वहीं गोचंग को महसूस हो जाता है कि सुकिंग को डर लग रहा है कहीं लिटिल इमॉर्टल वॉर उसे पहचान न ले, और वो मन के अंदर सोचता है कि इसके टैक्टिक्स अभी भी काफी ज्यादा इमेच्योर है, मारने के बाद भाई छोड़ा नहीं जाता, उन्हें खत्म ही कर दिया जाता है। डिमोनिक आर्ट्स यूज करने वालों के लिए ये सबसे बड़ा नियम है। इसके बाद लिटिल इमॉर्टल वॉर यहाँ पे गोचंग को सैल्यूट करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर यहाँ पे सुकिंग के ऊपर पड़ जाती है और वो तुरंत अपने मन के अंदर सोचता है तो डिमोनिक यूजर है ना, ये यहाँ पे क्या कर रही है और गोचंग के साथ में क्या कर रही है। वहीं पे 6 क्राउन और आगे से फिनिक्स लेडी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अभी क्या हुआ, कि इसने यहाँ पे अभी तुरंत अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल किया क्या। वहीं पे गोचंग लिटिल इमॉर्टल वॉर को थोड़ी बहुत धमकी दे ही देता है छासनी में लपेट के कि मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो बे, या फिर तुम यहाँ पे अपने लेट वॉर इमॉर्टल ऑफ वॉर इमॉर्टल मेंशन का फायदा उठा रहे हो मुझे डराने धमकाने के लिए। जिसपे लिटिल इमॉर्टल वॉर आगे से माफी मांगते हुए कहता है कि वो किसी चीज के बारे में भटक गया था, वो गोचंग को यहाँ पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहता है। और फिर वो मन के अंदर सोचता है कि जब तक उसे पता नहीं चल जाता है कि गोचंग का यहाँ पे सुकिंग के साथ क्या रिश्ता है तब तक वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है और ना ही वो गोचंग को यहाँ पे कुछ पता लगने दे सकता है। फिर गोचंग उसे दरअसल ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें चोटें लगी थी ना, चोटें अभी तक तुम्हें परेशान कर रही होंगी, तुम्हें आराम करना चाहिए था, इस तरीके से बाहर नहीं भटकना चाहिए। इस पे लिटिल इमॉर्टल वॉर आगे से इतना ही कहता है कि आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। इस पे कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ लफड़ा वफड़ा है क्या। इस पे एक बंदा आगे से कहता है कि पिछली बार जो वॉर इमॉर्टल मरा था ऐसा लगता है कि उस वजह से कुछ तो हुआ है, और इन्हीं सभी लोगों के पीछे हम लोग एक बंदे को देखते हैं। अब इसका नाम शायद से कुन था जो कि एक मॉन्क था और गोचंग ने इसके ऊपर यहाँ पे इमॉर्टल यूजर होने का थप्पा मार दिया है। अभी शक में ही चल रहा है, पूरी तरीके से थप्पा नहीं लगा है। गोचंग को पता है कि ये सुकिंग ही है जो कि यहाँ पे छोटी बहन की बॉडी यूज कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे नौटंकी जारी रखता है और वो सुकिंग से उसकी छोटी बहन का नाम लेते हुए पूछता है किंग जुआन, लिटिल इमॉर्टल वॉर तुम्हारी तरफ ही देखे जा रहा था क्या, तुमने उसे पहले कभी देखा या फिर तुमने उसे कुछ करे हुए या परेशान किया है क्या। इस पे सुकिंग आगे से यही बहाना देती है कि उसने यहाँ पे लिटिल इमॉर्टल वॉर से कभी भी नहीं मुलाकात की है और उसे ये भी नहीं पता है कि वो उसकी तरफ ऐसे क्यों देखे जा रहा था, और वो गोचंग से बस इतना ही कहती है कि शायद से उसे कोई गलतफहमी हो चुकी होगी। इस पे गोचंग आगे से कहता है अगर उसने सच में कोई गलती की है तुम्हें पहचानने के मामले में तो फिर उसकी जो गोल्डन क्रॉस शेप्ड प्यूपिल यानी की पुतली है वो पूरी तरीके से ठीक से काम नहीं कर रही या फिर बढ़िया ही नहीं है। इसके बाद सुकिंग की जो ट्विन सोल थी वो उसे बता देती है कि लिटिल इमॉर्टल वॉर की बिहेवियर से पता चल चुका है कि वो तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में जान चुका है, इसलिए सावधान रहना और गोचंग को जरा सा भी पता लगने न देना कि तुम्हें यहाँ पे डिमोनिक आर्ट्स के यूजर होने तो तुम पक्का मारी जाओगे और साथ में मेरी टिकट भी कट जाएगी। इसके बाद आंजी भी यहाँ पे लिटिल इमॉर्टल गॉड ऑफ वॉर से पूछती है कि क्या हुआ, तो गॉड ऑफ वॉर उसे पूछता है क्या तुम्हें पता है उस लड़की की आइडेंटिटी क्या है जो गोचंग के बगल में खड़ी हुई है। इस पे आंजी आगे से बताती है कि वो उसकी मेड है शायद। इस पे गॉड ऑफ वॉर अपने मन के अंदर सोचते हैं क्या गोचंग को पता है कि यहाँ पे इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, अगर नहीं तो फिर इतनी बार इसके हाथों से यहाँ
यहाँ पे डिमोनिक आर्ट्स यूजर कितनी बार भाग सकता है, लेकिन इसके बावजूद अनहार्म्ड उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ है। वो यही फैसला करता है कि वो अथॉरिटीज को उसके बारे में रिपोर्ट करेगा और गुचेंग ही फैसला करेगा कि आगे क्या करना है। इसके बाद हम लोग जियांगचन और न्यूटियान को देखते हैं, जहाँ पे जियांगचन अपने लैंड्स की मदद से वो स्टोन्स को तोड़े जा रहा था और उनके अंदर से खतरनाक चीजें बाहर निकाले जा रहा था। तो फिर उसका फेम यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। वह फिर जियांगचन अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इसी एरिया के अंदर गुचेंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उसका फेम और भी ज्यादा बिल्ड होगा और वो इसी तरीके से यहाँ पे और भी कई सारे लोगों को अपना फॉलोवर बना सकता है। हम लोग सेंट को देखते हैं, जो कि आगे से कहता है कि ये कोई मिस्टीरियस टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहा है जैसे कि डिवाइन सोर्स मास्टर ट्रेडिशनली करते हैं। ये सच में इसकी इनेट एबिलिटी हो सकती है, जिससे ये रॉय स्टोन को भी अच्छे से देख पा रहा है। वह हम लोग गुचेंग को भी देखते हैं और वो ये सब कुछ देख रहा था और उसे कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे जियांगचन के फेमस होने से, क्योंकि वो जितना ज्यादा ऊपर चढ़ेगा तब उसे उतना ही दर्द होगा जब वो नीचे गिरेगा। इसके बाद यहाँ पे द 7 ग्रेट डिवाइन स्टोन्स का ऑक्शन शुरू होता है, जिनमें से सबसे पहले जो स्टोन निकाला जाता है उनमें से एक 7 ऑफ रिच डिवाइन स्टोन काफी ज्यादा फेमस था। सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि इस पत्थर के साथ में एक सुप्रीम बीइंग यहाँ पे पैदा हो सकता है एकदम परफेक्ट मैच के साथ में। ऐसा भी कहा जाता है कि ये स्टोन यहाँ पे कई सारी सेक्रेट फॉर्मेशन के अंदर सील्ड था, लेकिन इंपीरियल कोड की वजह से इसे बाहर निकाला गया है। अब पता नहीं इसके साथ में कौन कहाँ पे पहुंच सकता है, इसके कई सारे राज अभी भी बंद हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ऑक्शन करने वाला था वो आगे से कहता है कि तुम सभी लोगों को पता है इस स्टोन के बारे में और ये वही इमोर्टल फीटस है जिसके बारे में गुचेंग बात कर रहा था। ऑक्शन वाला उन लोगों को बताता है अगर तुम्हें ये पत्थर चाहिए तो फिर तुम लोगों को यहाँ पे 100 इमोर्टल क्रिस्टल्स देने पड़ेंगे। इस पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे थे, इतने में तो कई सारे यहाँ पे इमोर्टल सेक्ट तक बिक जाएंगे। डीमन लॉर्ड आगे से यही कहता है कि किसके अंदर इतना गुदा है भाई जो एक लेजेंडरी पत्थर के ऊपर इतना ज्यादा पैसा फूकेगा। इसके बाद हम लोग आंजी को देखते हैं, जो कि जियांगचन से पूछते हैं कि तुम्हें उस इमोर्टल फीटस के अंदर क्या लगता है, क्या वो सच में उस पत्थर के अंदर है। इस पे जियांगचन आगे से कहता है कि उस पत्थर की वैल्यू इनमेरेजेबल है, जितना भी पैसा लगे लगा दो, तुम्हें कभी भी नुकसान फील नहीं होगा। और अगर तुम इस पत्थर के काटते हो तो फिर शायद से तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो तुम्हें इमोर्टल पाथ के ऊपर भी ले जा सकता है। इस पे गॉड ऑफ वॉर आगे से यही कहता है, लेकिन ये काफी ज्यादा दुख की बात है कि ये कीमत इसकी काफी ज्यादा महंगी है, मुश्किल से ही कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। हम लोग यूफिया को भी देखते हैं और उसे भी फील हो रहा था कि उसका ग्रेट यो इमोर्टल स्क्रप्चर शायद से इमोर्टल फीटस के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग ये डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि आगे से बताता है कि पिछले समय में कई सारे फैंक्शंस ने एक साथ मिलकर यहाँ पे यानी कि कोलैब करके एक इमोर्टल स्पिरिट को हासिल कर लिया था। इसलिए वो यही कहता है अगर कई सारे मेजर फंक्शन यहाँ पे एक साथ मिल जाए तो फिर शायद से वो लोग कुछ ऐसे के ऊपर से पर्दाफाश कर सकते हैं जिनके बारे में उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इस पे गॉड ऑफ वॉर आगे से कहता है कि जो तुम कह रहे हो वो काफी ज्यादा पॉइंटलेस है। वह जियांगचन भी आगे से पूछता है कि हमारे पास कोई दूसरा या तीसरा रास्ता नहीं है क्या कि हम लोग फोर्सफुली उसे ओपन कर सके। इस पे आंजी आगे से बताती है बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे एक कसम है जो कि यहाँ पे हेवनली लॉ के जरिए जुड़ी हुई है, इसलिए कोई भी बंदा इसे तोड़ नहीं सकता है। फिर इसके बाद जियांगचन आगे बढ़ता है और वो ऑक्शन वाले से कहता है अगर यहाँ पे कोई भी इस प्राइस को पे नहीं कर सकता है तो क्या वैसे स्टोन को ऐसे ही हमेशा के लिए छोड़ देगा। उसके हिसाब से यहाँ पे ऑक्शन वाले को अपने ही ऑक्शन हाउस के नाम पे इसे ओपन कर देना चाहिए। ऑक्शन वाला आगे से पूछता है तुम्हें पैसे दोगे इसके, हम लोग ओपन कर देंगे। इस पे जियांगचन आगे से खुश होकर बताता है कि नहीं, अगर वो लोग इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर ये इमोर्टल स्टोन यहाँ पे एक धूल के सिवा और कुछ भी नहीं कहलाएगा। इस पे वो ऑक्शन वाला गुस्सा जाता है और चीखते हुए कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत, थोड़ा सा औकात में रहो, अगर नहीं खरीद सकते हो तो भाग जाओ। पुरानी चीजें जितनी ही पुरानी होती जाए वो कीमती ही रहती हैं, भले वो चाहे डायनासोर की टट्टी ही क्यों ना हो। और ऑफ कोर्स ऑक्शन वाला यहाँ पे पावरफुल था, इसलिए वो जैसे ही बस थोड़ा बहुत साइको वेव निकालता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो जियांगचन दूर जाके गिरता है। सभी लोग आगे से कहते हैं कि इसकी रिस्पेक्ट है, यहाँ पे स्टेटस का हाई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम सीधा एक ट्रू इमोर्टल से ही बढ़ जाओगे। मैं फिर न्यूटियान जियांगचन को उसके नाम से बुला रहा था तो वो उसे कहता है नाम न लो यार, नहीं गुचेंग को पता चल जाएगा। फिर इसके बाद गुचेंग आगे बढ़ता है अपने ऑरा को फाइन करते हुए, वो उन लोगों से कहता है कि सीनियर आपको क्या लगता है, क्या इस पत्थर को काट पाना हम सभी लोगों का इल्यूजन ही रहेगा क्या कि सपना ही रहेगा। इस पे सभी लोग आगे से कहते हैं गुचेंग आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि ये गु फैमिली के जितने भी पैसे उन्हें उड़ा देगा आज के दिन। ऐसा लगता है कि आज हम लोगों को ये स्टोन कटते हुए दिख ही जाएगा कि अंदर माल क्या है। गुचेंग आगे बढ़ते हुए कहता है अगर ये इमोर्टल फीटस स्टोन इतना ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो फिर काट के देख ही लेते हैं कि इसमें है क्या। फिनिक्स लेडी 6 क्राउन से पूछती है क्या ये सच में इस पत्थर को काटने वाला है और ये सच में यहाँ पे 100 मिलियन पैसे फूकने वाला है उस पत्थर के लिए। इस पे 6 क्राउन आगे से कहता है कि लौंडा हमारा खाली हाथ नहीं आया है, उसने पर्पल पैलेस को लूटा है, 10 डोमेन एंड 8 बैरन वेस्टर्न लैंड को भी लूटा है, पता नहीं कितने लूटे होंगे इसने, इसलिए ये खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम इसके पास इतने तो पैसे होंगे ही कि ये एक बार में पूरी पेमेंट कर दे। अगर इसके बाद कुछ पैसे बच जाएंगे तो फिर हम भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा यार देखने के लिए। अब क्योंकि गुचेंग आगे बढ़ रहा था इसलिए कई सारे लोग यहाँ पे गुचेंग के साथ जुड़ना चाहते थे और वो पैसों के लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। सभी लोग कहते हैं कि तुम हमारे हिस्से का भी पैसा ले सकते हो। इसके बाद गुचेंग पीछे मुड़ता है तो फिर यहाँ पे कुछ हरी भरी भी थी जो कि उसे कहती है अगर पैसे कम बढ़ रहे हैं तो फिर हम भी दे सकते हैं, हम लोग सेलेस्टियल सेक्टर से आए हुए हैं। और ऑफ कोर्स ये सभी खूबसूरत लड़कियां ही थी, बाकी इनके लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यूमी आगे बढ़ती है और वो यहाँ पे उन लोगों से कहती है कि उसे परेशान
न करो, गुचेंग के पास यहाँ पे लड़कियों की कमी नहीं है। वहीं पे गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है पहले मिंग थी, अब ये आ गई है, साला अगर लड़कियां प्यार में पड़ जाए तो वो अंधी हो जाती हैं, पैसे मिल जाते यार फ्री के अभी। फिर इसके बाद फिया भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, लेकिन गुचेंग मुंह पे मना कर देता है कि कोई जरूरत नहीं है। इस पे फिया अपने मन के अंदर सोचती है कि ये मेरी गलती है क्या कि मैंने कुछ कर दिया तो तुम नाराज हो गए, इसलिए तुमने डायरेक्टली ही मना कर दिया। फिर इसके बाद गुचेंग अपनी तिजोरी बाहर निकालता है और वो आगे से कहता है कि सारे पैसे मैं पर्सनली पे करूंगा, यानी कि खुद की जेब से, फैमिली की भी पैसे नहीं लूंगा मैं। अगर इसने पत्थर तोड़ा और उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला तो भाई का ऑरा माइनस में चला जाएगा। ये वाली लाइन सुन के सभी लोग एकदम हैरानी हो जाते हैं कि सॉरी पेमेंट वो भी खुद की जेब से। सभी लोगों के तोते उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि फियान के भी कि कितना अमीर है भाई, हमसे ज्यादा अमीर है क्या ये। फिर जियांगचन और न्यूटियन अपने मन के अंदर सोचते इतना पैसा कहाँ से ला रहा है भाई, क्या है इसके पास। वह पे 6 क्राउन प्रिंस आगे से कहता है कहीं इसके पास एम्बरस और सेंटस दोनों तो नहीं है, तभी इतना पैसा है साले के पास में, दहेज मिला से बता रहा हूँ मैं। डिसेंट भी आगे से ये कहता है कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई, ये हरा वाला बंदा। फिर इसके बाद गुचेंग यहाँ पे पैसा तो नहीं देता, लेकिन वो कुछ वैल्यूएबल थिंग देता है, और जब ऑक्शन वाला उसे चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि इस तिजोरी के अंदर सेलेस्टियल स्पिरिट है जिनकी कीमत यहाँ पे इमॉर्टल क्रिस्टल से भी ज्यादा है। गुचेंग ऑक्शन वाले से पूछता है कि स्टोन के बारे में क्या ख्याल है दद्दू। इस पे ऑक्शन वाला आगे से कहता है ये तो आपका हुआ, जब से आपने ये छोड़ा तब से ये आपका है। इसके बाद गुचेंग तुरंत अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे तुरंत उस स्टोन को काट देता है, तो फिर उसके अंदर से निकलने वाली रोशनी एकदम भयानक थी। सभी लोग हैरानी हो जाते हैं कि अगर मैंने इसे ज्यादा देर तक देख लिया तो मेरी कल्टीवेशन भी खत्म हो सकती है यार, पता नहीं कितना ज्यादा पावरफुल है ये। इसके बाद जब वो स्टोन टूटता है तो फिर उसके अंदर से यहाँ पे एक किताब बाहर निकलती है जिसका नाम था सीलिंग इमॉर्टल्स। दिखने में ये तुम लोगों को किताब लग रही है, लेकिन ये एक तरीके से टोम्ब है, यानी कि डंजन है, जहाँ पे अंदर जाने से गुचेंग को कई सारे रिसोर्स मिल सकते हैं, और अगर इसे वो एक पार्क की तरह बना दे तो पैसे छाप सकता है वो। सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये कोई जिंदा चीज नहीं है बल्कि एक हेवनली टोम्ब है। इस पे गुचेंग थोड़ा सा निराश हो जाता है क्योंकि इसे हेवनली टोम्ब बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, लेकिन पसीने तो यहाँ पे यूमिंग और यूफियान के छूट जाते हैं क्योंकि ये वही पेज था जिसकी तलाश में वो लोग यहाँ आए हुए थे, यो इमॉर्टल स्क्रप्चर। वह यूफियान को अच्छे से पता है अगर ये गुचेंग के हाथों में चला चुका है तो फिर इसे पाने का डर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो ये सोच रहे थे कि उसे कैसे ना तैसे ये पेज तो लेना ही पड़ेगा। इसके बाद कई सारे लोग पीछे से ये कह रहे थे कि गुचेंग जो ये चीज मिली है वो उसके प्रिंसिपल यहाँ पे इनकम्प्लीट है, यानी कि पूरे नहीं है, इसीलिए कई सारे वेरियस सेक्टर के जो मास्टर्स हैं उनके लिए भी ये समझना काफी ज्यादा मिस्टीरियस और टफ रहेगा। लेकिन बढ़िया नहीं है कि ये हेवनली टोम्ब यहाँ पे गुचेंग के हाथों में गई है, वो अपनी फैमिली का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से समझ सकता है और अच्छे से फायदा यूटिलाइज और इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पे हम लोग जियांगचन को देखते हैं और उसे दिखाई देता है कि कई सारे लोग यहाँ पे हेवनली टोम्ब से अट्रैक्टेड हैं, तो फिर उसे ऐसा लगता है कि वो इनका इस्तेमाल यहाँ पे गुचेंग के खिलाफ भड़काने के लिए कर सकता है और वो इनके साथ मिलकर यहाँ पे गुचेंग को नीचा दिखा सकता है। इसलिए अपनी छोटी सी बुद्धि लेके यहाँ पे गुचेंग को स्कैम करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि गुचेंग इतना बड़ा है, इतना महान है, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे दया दिखा के सभी लोगों को हेवनली टोम्ब के अंदर एक बार झांकने को तो दे ही सकता ही है। और सभी लोग यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट से आए हुए हैं और सभी लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है पर रियलम के अंदर। इसके बाद वो गुचेंग से कहता है कि वो इस बारे में क्या सोचता है, और वो ये भी कहता है अगर उसके पास ये हेवनली टोम्ब होती तो वो यहाँ के सीनियर्स को पक्का पढ़ने का मौका देता। और वो गुचेंग से कहता है कि गुचेंग तो ऐसा बिल्कुल भी करेगा नहीं ना, वो इतना स्वार्थी तो नहीं हो सकता है ना। इस पे गुचेंग पीछे मुड़ता और उसे तिरछा घूरते हुए कहता है कि तू खुद को समझता क्या है। इसमें वहाँ पे जितने भी लोग थे जो गुचेंग को भी तिरछी नजरों से देख रहे थे, अब वो जियांगचन को देखने लगते हैं, यही सोचते हो ये मरवाएगा हमें। इसके बाद वो जियांगचन के ऊपर ही लात मारते हैं और उससे कहते हैं कि तू खुद को समझता क्या है भाई, जो गुचेंग को लेक्चर दे रहा है यहाँ पे। एक बंदा तो ये भी कहता है कि ये पक्का जासूस है साला, ये हमारे और गुचेंग के बीच में लड़ाई लगवाना चाहता है। वहाँ पे गॉड ऑफ वॉर आंधी से पूछता है कि ये जो तुम लेके आए हो नमूना अपने साथ में, इसका पेंच वेच ढीला है क्या, इसे जरा इतिहास बताओ। पर ये ने गुचेंग जो तांडव मचाया है उसे हर एक फंक्शन की फटी पड़ी है, कोई भी उनसे भिड़ना नहीं चाहता। अब इन लोगों का रिएक्शन एकदम सिंपल है, गुचेंग ने दो बड़ी बड़ी चीजों को निपटा दिया है। सबसे पहले तो 10 डिमेंस वेरन वेस्टर्न लैंड है, और दूसरा वो पर्पल वाला माउंटेन वाला सेक्टर नहीं था जहाँ पे 9 माउंटेन मास्टर थे, उनको निपटा दिया। अब परियाला वाले वहाँ पे झांक तक नहीं पा रहे थे और गुचेंग ने निपटा के चला आया, तो इतना डर तो बनता ही है। फिर इसके बाद न्यूट यानी यहाँ पे जियांगचन को चेक करने के लिए आता है और पीछे से वो सभी फंक्शन वाले गुचेंग से कह रहे थे कि ये आप ही का है यार, आप नहाइए धोइए, इसके साथ जो करिए कोई वक्त नहीं, ये सब पागल हैं, बस हमसे ना नाराज रहिएगा। वह जियांगचन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सभी लोग गुचेंग से इतना ज्यादा घबराते क्यों हैं कि एक साथ मिलकर भी गुचेंग के खिलाफ में फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि गुचेंग ने उन्हें दिखा दिया है कि अगर वो एक साथ मिलकर भी लड़ाई करें तो नतीजा एक ही रहेगा, वो है उनकी हार। यहाँ तक कि जियांगचन के अंदर की जो वोट है वो भी उसे समझाती है कि तू साले कुछ ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा है, तुझे पता है ना कि गुचेंग ने यहाँ पे क्या क्या किया था, वो 8 वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स के अंदर घुस चुका था और वो सब कुछ लूट लाया वहां से। तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग उसके खिलाफ जाएंगे छोटे मोटे फंक्शन एक साथ मिलके। वहीं पे हम लोग जियान को देखते हैं जो कि एक पत्थर को घूरे जा रहे थे और इसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही थी। वो डाकिंग से पूछती है कि तुम इसे ही घूरे जा रहे हो, कि तुम्हें कुछ मिला क्या। नहीं तुम लोग गुचेंग को भी देखते हैं चलते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा उसकी लड़ाई वड़ाई देख के। लेकिन उसी टाइम पे वहां से एक कर्ज्ड यानी कि श्रापित पत्थर बाहर निकलता है, जिसपे सभी लोग उस पत्थर की तरफ देखते हैं, यहाँ तक कि गुचेंग भी, और उसके अंदर से डिमोनिक ऑरा बाहर निकल रहा था। वहीं पे गुचेंग को जियान की चिंता होने लगती है क्योंकि वो उस डिमोनिक पत्थर के एकदम पास ही में खड़ी हुई थी और उसी टाइम पे उस पत्थर के अंदर से एनर्जी
एनर्जी बाहर निकलती है जो वहाँ के आसपास जितने भी लोगों थे उन लोगों के ऊपर हमला करती है और एक एक करके उन्हें यहाँ पे खत्म करने लगती है। एक हमला जियान के ऊपर भी होता है और वो अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आर्टिफैक्ट काफी नहीं था। वो एनर्जी उस आर्टिफैक्ट को तोड़ते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ रही थी तो गुचेंग पलक झपकते ही वहाँ पे टेलीपोर्ट होता है और जियान को प्रोटेक्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा डाउ काफी ज्यादा लो है, तुम इस एनर्जी के सामने टिक नहीं पाओगे, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। वहीं पे गुचेंग को महसूस हो जाता है कि इस डिमोनिक एनर्जी का जो ऑरा है वो बिल्कुल उसी ओरिजिन से आई हुई है जहाँ से गुचेंग की एनर्जी और उसका ऑरा आता है, यानी कि सेम डिमोनिक सोर्स। सभी लोग गुचेंग से पूछते हैं कि सब कुछ ठीक तो है, तो गुचेंग उन सभी लोगों से कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये चीज उतनी सिंपल नहीं है जितनी हम लोगों को लगती है। वहीं पे कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि ये स्टोन कैसा है, उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि इसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। वहीं पे ये दोनों निराश हो जाते हैं कि यहाँ पे जियान की फील्डिंग सेट नहीं हुई, वो बच गई, जिसपे जियान जन आगे से कहता है कि दोबारा मौका मिलेगा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर रूविन के ऊपर आ जाता है जो कि चीख चीख के कह रही थी कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसके बाद रूविन हमें खुद लोगों को यही बताती है कि उसके पास यहाँ पे निहिलिटी डायनेस्टी फिजिक है जो रिवर ऑफ टाइम के अंदर चल सकती है, बेसिकली समय धारा, और वो फेट ऑफ द इमोर्टल पैलेस से आई हुई है। द हाई प्रीस्टेस ऑफ डायनेस्टी, प्रीटेस का मतलब पुजारन, यानी कि किस्मत की पुजारन। इसके बाद हमें रूविन के एकदम ओरिजिनल सेल्फ के बारे में बताया जाता है जहाँ पे वो इस तरीके की दिखती थी, हाई प्रीस्टेस ऑफ डेस्टिनी, जो कि यहाँ पे गोचंग के साथ ही भिड़ रही थी। ये अपना गोचंग नहीं, ये ओजी गोचंग है, दी गैंगस्टर, जिसने अपनी बीवी की फील्डिंग सेट कर दी थी कि सुहागरात से पहले ही, यानी कि मिंग की पुराने जन्म में। यार इसको तुम ओजी मानो, यानी कि गोचंग से भी पावरफुल और गोचंग से भी ज्यादा हरामी और कपटी। और ऑफ कोर्स यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस ऑफ डायनेस्टी, जिसको हम लोग रूविन कहेंगे अब से, क्योंकि दोनों एक ही हैं। अब याददाश्त वापस आ गई ना इसके पास, तो इसे भी पता चल जाता है कि दी ओजी गैंगस्टर इतनी समय गोचंग ही है, उसका करंट नेम यही है। अब यहाँ पे रूविन को एक चीज के ऊपर शक होती है कि गोचंग को पहले से ही उसकी पूरी आइडेंटिटी के बारे में पता था कि वो ही यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस ऑफ डायनेस्टी है, इसलिए गोचंग ने अभी तक उसे अपनी साइड पे रखा हुआ था और उसके इस बात के ऊपर पूरा यकीन था, इसलिए गोचंग ने अभी तक यहाँ पे इसे रखा हुआ था और वो यहाँ पे रूविन का इंतजार कर रहा था कि कब वो अपनी फिजिक को अवेकन करेगी ताकि गोचंग इसके सोर्स को यहाँ पे पूरी तरीके से डिवोवर कर ले और अपनी फाइनल रीच पे पहुंच सके। फाइनल रीच यानी कि स्टेटस, यानी कि और भी ज्यादा पावरफुल। रूविन यह फैसला करती है कि वो गोचंग को पता नहीं लगने देगी कि उसकी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं और उसे ये पता चल चुका है कि वो ही यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस ऑफ डायनेस्टी है और वो इस बार गोचंग को कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देगी। और साथ ही में रूविन को यह भी पता है कि यहाँ पे जियांगचन के पास ही सेलेस्टियल बोट ऑफ क्रिएशन है और रूविन को बोट चाहिए थी ताकि उसके सक्सेस के चांसेस यहाँ पे बढ़ सके। इसके बाद अगला सीन उसी जगह का होता है जहाँ पे स्टोन कॉन्फ्रेंस हो रहा था और तभी वहाँ पे एकदम भयानक सा, अब इसको क्या कहते हैं, घोड़ा गाड़ी कह नहीं सकता मैं, इसको कुछ कहते थे यार, जो भी वो एकदम भयानक सा आ रहा था। इसको चलाने वाले ड्रैगन थे, घोड़े नहीं, और इसके अंदर थी रेड डिमनस। सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये जगह पे क्या करने के लिए आई है। इस पे कई सारे लोग आगे से कहते हैं कि उसके चक्कर में पड़ना भी नहीं, वो इतनी समय यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है। वहीं पे अगर तुम लोग इसके बारे में भूले नहीं हो तो फिर ये होंगी थी गोचंग की डिसाइपल, दी ओजी की डिसाइपल, जो कि गोचंग से बदला लेना चाहती है, वो भी कूट कूट की, नफरत बहुत ज्यादा करती है गोचंग से। और फिर गोचंग को समझ में आ चुका है कि होंगी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है, इसलिए गोचंग तुरंत पीछे मुड़ के यहाँ पे यिमी से कहता है कि जियान को लो और बाकी लोगों को हो कि वो तुरंत यहाँ से निकल जाए, सभी लोगों की जिंदगी खतरे में है। जियान माना कर रही थी कि वो नहीं जाएगी तो गोचंग आडा को बुलाता है, डोडा पीछे से खटाक से बाहर निकलता और वो जियान को गुड़िया के तरीके पकड़ के यहाँ से तुरंत खिसक लेता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दो और लोगों को देखते हैं, जो कि जिनमें से एक का नाम एल्डर किंग लॉन्ग था जो कि निर्वाला रियलम पे थे, और एक का नाम किंग ऑफ घोस्ट था और ये भी निर्वाला रियलम पे था, और ये होंगी की ही साइड पे थे, जो कि आगे से कहते हैं कि इतनी दूर से आए यार, हम लोगों को वेलकम तो करो कम से कम। वह जियांगचन को इतनी दूर से एकदम खतरनाक डर महसूस हो रहा था, उसे इतना ज्यादा डर महसूस हो रहा था कि वो ये भी कहता है कि इस जगह पे कितने खतरनाक लोग हैं भाई, ये जो फीमेल डीमन है कि ये सच में यहाँ पे डीमन माउंटेन से आई हुई है। जिसमें आंजी आगे से बताती है कि इसका अपर रियलम में होना अपर रियलम के लिए बवासीर की तरीके है, उन्हें कभी भी सुकून नहीं मिलता। न्यूटियन आगे से कहता है इसकी और गोचंग की दोनों की बिल्कुल भी नहीं मिलती, दोनों एकदम 36 के आंकड़े पे रहते हैं, क्योंकि गोचंग डीमन स्लेइंग कन्वेंशन का लीडर है और वो हमेशा डीमंस को ही बलि का बकरा बनाते रहता है। आंजी आगे से कहते हैं कि सिर्फ गोचंग है जो कि यहाँ पे डीमन माउंटेन को सर्वाइव करके वापस आया था, बाकी जितने भी लोग उसके साथ गए हुए थे वो सभी अपनी जान गवा बैठे। इस पे जियांगचन आगे से कहता है ये तो हमारे लिए फायदे की ही बात है कि ये यहाँ पे गोचंग से नफरत ही करती है। फिर इसके बाद ऑक्शन वाले आगे बढ़ते हैं, जो कि आगे से कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था यार कि किंग लॉन्ग तुम यार डीमन माउंटेन को ज्वाइन कर लोगे धोखा दे के हम लोगों को, गलत बात है यार, ऐसा ना किया करो, तुम तो उनसे सीट लेने के लिए गए थे, उन्हीं के पार्टी मेंबर बन गए, गलत बात है यार। जिस पे किंग लॉन्ग आगे से कहते हैं ये सब पुरानी बातें, अब से मैं इसी पार्टी का हूँ डीमन माउंटेन से, मेरा तुम लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं है, हम बस यहाँ पे कुछ स्टोन पत्थर लेने के लिए आए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, वो भी 7 स्टोन उसमें से एक। इस पे ऑक्शन वाले आगे से कहते हैं अगर तुम्हें पत्थर चाहिए हम लोग देंगे, लेकिन पैसा देना पड़ेगा, अगर उसके अलावा कोई खिचड़ी पकाए तो फिर हम लोगों से बिल्कुल भी उम्मीद न रखना कि हम तुम्हारे साथ कुछ करेंगे। इस पे किंग लॉन्ग आगे से कहता है बस बहुत बातें हो गई, मुझे बताओ उस पत्थर के लिए तुम लोगों को क्या चाहिए। इस पे ये लोग सबसे पहले पत्थर का बायोडेटा देते हैं कि ये पत्थर यहाँ पे इन लोगों के ब्रदर चुविडाओ ने लाया
था, जो कि होली जुबानजी लैंड से लाया गया था। और उनके जाने के बाद यहाँ पे 80,000 साल हो चुके हैं और उनके डिसेंडेंट इस समय यहाँ पे जियांग संगटियान में रहते हैं। उन्होंने हमसे कहा था अगर किसी को भी वो पत्थर चाहिए तो फिर वो पत्थर ले सकता है बिना किसी दिक्कत के, लेकिन बदले में उन लोगों को यहाँ पे उनके डिसेंडेंट की रक्षा करनी पड़ेगी और साथ ही में यहाँ पे हुंजिया होली लैंड के अंदर चल के उनके एंसेस्टर की पूजा करनी पड़ेगी, मतलब रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी यार। मदर चू ने ये सब कुछ कहा था जब उन लोगों ने पत्थर दिया था, तो फिर हम लोग उनकी इज्जत उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो फिर हमें ये सब कुछ पूरा करना ही पड़ेगा। अगर डीमन माउंटेन को ये पत्थर चाहिए तो फिर उन्हें यहाँ पे ये चीजें माननी पड़ेंगी, जिसके लिए उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो ये चीज मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन भी थी, जिसके लिए यहाँ पे किंग ऑफ घोस्ट आगे से कहता है, आओ बताओ और तुम्हें क्या चाहिए, हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो फिर ऑक्शन वाले आगे से कहते हैं कि ज्यादा थोड़ी ना चाहिए, बस 100 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स। ये सुन के तो इनकी भी फटके चार हो जाती, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भाई, हम तो गरीब हैं, इतना तो अपर रियलम के पास नहीं होगा, मुश्किल से 200-300 ही होंगी, मिलियन कहाँ से लेके आएंगे भाई हम लोग, यहाँ तक कि हमारे लिए 10 ढूंढना मुश्किल है। यहाँ बात पैसों की नहीं हो, बस क्रिस्टल्स की हो रही है, क्रिस्टल महंगे हैं, एक तरीके से कल्टीवेशन रिसोर्स है। यहाँ कि ये लोग भी हैरान हो जाते हैं कि तबन्ना इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, जैसे क्रिस्टल्स की बात आई तो भिखारी बन गए यार। इसके बाद ऑक्शन वाले आगे से कहते हैं, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, ये गलत बात है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बेचने वाले, पहले क्रिस्टल लाओ जिसके बाद पत्थर मिलेगा। इस पे किंग लॉन्ग आगे से कहता है, ऐसा ना करो यार, डिस्काउंट दे दो यार, 2 दिन से चलेगा यार, उधार दे दो, किस्त पे ले लेंगे हम लोग। इसके बाद किंग ऑफ घोस्ट आगे से वहां पे जितने भी लोग आए हुए थे उन सभी लोगों से कहता है, अगर तुम में से कोई भी यहाँ पे 100 मिलियन क्रिस्टल ले आया तो फिर मैं उसके लिए 20 गुलाटी मार दूंगा बिना रुके। कहता तो ये कि ये शिट खा लेगा एक तरीके से टट्टी, लेकिन गुलाटी ज्यादा बढ़िया है। इस पे कोई भी कुछ भी नहीं कहता, सब शांत रहते हैं क्योंकि ये सब गरीब हैं, इसलिए गुचेंग को ही आगे बढ़ना पड़ता है। गुचेंग आगे से कहता है, क्या सिरदर्दी है साला, ज्यादा गर्लफ्रेंड तो यही रहता है, पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। फिर इसके बाद गुचेंग आगे बढ़ता है तो ऑक्शन वाले आगे से कहते हैं, यही बंदा है जो तुम्हारी सारी मुसीबतों को हट सकता है। इसी बंदे ने यहाँ पे भी क्रिस्टल्स पे किए हैं एक पत्थर को काटने के लिए, यही तुम्हारी सारी मुसीबतों को हर सकता है। इस पे किंग ऑफ घोस्ट आगे से कहता है, तेरे पास इतना पैसा क्यों है भाई, तूने कितने लोगों को चूना लगाया है इतना पैसा के लेने के लिए। गुचेंग आगे से कहता है, ऐसे इल्जाम न लगाओ यार, ये तो बस 100 इमॉर्टल क्रिस्टल ही है ना, अगर मुझे और चाहिए तो फिर मैं और का भी इंतजाम कर सकता हूँ। इस पे घोस्ट किंग आगे से कहता है, साले अमीर आदमी। अंदर से होंगी आगे से कहते हैं, अगर तुम्हारे लिए क्रिस्टल इतनी ही ज्यादा आम बात है तो फिर तुम हमें थोड़े से प्रोवाइड क्यों नहीं कर देते भाई अभी के लिए, अगर तुम्हारे पास इतने ही ज्यादा क्रिस्टल पड़े हुए हैं तो फिर तुम कुछ टाइम के लिए मुझे उधार क्यों नहीं दे देते। इस पे सभी लोग आगे से दंग हो जाते हैं कि यहाँ पे रेड डिमन गुचेंग से उधार ले रही, वो भी क्रिस्टल, और सभी लोग इसी बारे में सोच रहे थे क्या गुचेंग इसे उधार देगा। इस पे कुछ लोग आगे से कहते हैं, या तो एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफ सपना है या फिर एक धमकी है। इस पे होंगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है तो ये साले कांप से जाते हैं, लेकिन यूफिया को कुछ भी नहीं होता। गुचेंग उसे कहता है, तुम्हें को लगता है कि भाई मैं तुम्हें ये सब कुछ उधार दूंगा। इस पे वो ऑक्शन वाले हैरान हो जाते हैं कि तुम्हारे पास कितने हैं भाई, ये सब कुछ बताओ तो यार, कितना माल है तुम्हारे पास। तो होंगी आगे से पूछती है कि मतलब नहीं दोगे ना। गुचेंग आगे से कहता है, अगर मैं तुम्हें दे दूं तो फिर तुम बदले में मुझे क्या दोगी। इस पे होंगी और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करती है और चीखते हुए कहती है कि तुम मुझे वो कब दोगे जो तुमने उसे काफी टाइम पहले लिया था। पिछले जन्म की बात हो रही है जब ओजी इसका मास्टर हुआ करता था। गुचेंग तो पुराना जन्म है। इस पे वो ऑक्शन वाले हैरान होते हैं और गुचेंग से पूछते हैं कि तुम इसे पहले से ही जानते हो क्या। वहीं पे गुचेंग को इस एनर्जी के धमाके से पता चल जाता है कि ये होंगी का सिर्फ एक क्लोन है, वो अपनी रियल बॉडी के साथ में यहाँ पे नहीं आई है। गुचेंग अपने पास से दोबारा तिजोरी बाहर निकालता है, जिसको देख के भाई ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि क्या निकाला भाई इसने, ये कितना माल है इसके पास। गुचेंग तिजोरी को बाहर निकालता है और होंगी से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें उधार दूंगा लेकिन बाहर आओ और खुद ले लो। लेकिन होंगी खुद बाहर नहीं आती और वो अपने हाथ को आगे भेजती है। इस पे अब गुचेंग को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ होंगी का एक क्लोन है, वो खुद में यहाँ पे नहीं आई है। और गुचेंग के लिए क्लोन को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए वो तुरंत मेंशन के अंदर ही घुस जाता है उसे डायरेक्ट बात करने के लिए। अब गुचेंग अपने मन के अंदर घुस गया तो ये लोग अलग अलग चीजें सोच रहे हैं कि अंदर क्या होगा। 6th राउंड अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सच में इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये फीमेल घोस्ट के साथ में हेड ऑन फाइट कर सके। अगर मामला बिगड़ा तो तुरंत भाग लूंगा, रुकूंगा बिल्कुल भी नहीं मैं। वहीं पे लेडी फिनिक्स अपने मन के अंदर सोच रहे थे इसके पास इतने क्रिस्टल आए कहां से, ये बड़ी परेशानी बन सकती है यार। वहीं पे ये लड़की थी, मैं इसके बारे में भूल गया, लेकिन ये अपने मन के अंदर सोचती है कि मरना नहीं भाई, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। वहीं पे ये तीनों आंजी, जिंगचियान और न्यूटियन अपने मन के अंदर यही सोच रहे थे, खत्म, टाटा बाय बाय। और ये बस दुआ ये कर रहे थे कि गुचेंग कभी भी बाहर ना आए, बाहर आए तो सिर्फ हड्डियां ही आए उसकी। वहीं पे यूफी अपने मन के अंदर सोच रही थी कि मैंने अभी तक उस स्क्रप्चर को नहीं देखा यार, इतनी जल्दी ना मरना, स्क्रप्चर तो देख लेने दो एक बार कम से कम। फिर इसके बाद गुचेंग अंदर था जहाँ पे वो होंगे के सामने खड़ा था और वो उसे कहता है कि तुम मुझे बाहर देखने के लिए क्यों नहीं आई। वैसे जो जहर दिया था अभी भी दर्द होता है, किडनी खराब हो गई है मेरी, पथरी हो गई है उसमें, मुदने जाता हूँ तो सोने की बरसात होती है, क्या मिलाया था गोल्डन रसना। लेकिन होंगी को कुछ नहीं, बस क्रिस्टल चाहिए थे। वो आगे से हाथ बढ़ा के कहती है कि बकवास बंद करो, चुपचाप क्रिस्टल दो और भाग जाओ यहाँ से। लेकिन गुचेंग उसे क्रिस्टल
बिल्कुल भी नहीं देता। उसे पता है कि ये क्लोन है, तो वो उसे कहता है लड़ाई करोगे क्या, लड़ाई करो, ले लो, तो मेरी डिसेबल हो भाई, लड़ाई करो, ये क्रिस्टल ले लो। जिसपे होंगे आगे से लड़ने की कोशिश तो करती है और अंदर से बहुत ज्यादा अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जिसपे सभी लोग आगे से कहते हैं लड़ाई शुरू हो गई, कि हम लोगों को मदद करनी चाहिए, ऑक्शन वाले सोच रहे थे। जिसपे दाढ़ी वाला आगे से कहता है ना ना बिल्कुल भी नहीं, दूसरे के मामले में बिल्कुल भी नहीं घुसने का। अगर गुचंग मर जाता है तो गो फैमिली बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, और अगर गुचंग मरा तो गो फैमिली उनसे निपटने के लिए जाएगी, इससे हम लोगों को ही फायदा होगा। इधर हम लोग गुचंग को देखते हैं और होंग की फाइट बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, वो उसके ऊपर पैर रख लेती है और उससे कहती है क्रिस्टल दो। फिर भी गुचंग उसे परेशान करते हुए कहता है रियल बॉडी में आती तो ठीक भी रहता, ये काफी नहीं है मेरे लिए, क्या तुम बोल गए जो मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया था। जिसपे होंगे उससे कहती है कि बस चले तो अभी अभी वापस कर दो जो तुमसे लिया था, लेकिन कर नहीं सकती हूँ मैं। तो गुचंग उसे कहता है वापस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें वो दे ही नहीं पाया जो तुम्हें चाहिए था। इसके बाद वो होंगे को तुरंत क्रिस्टल वापस कर देता है, ये कहते हुए कितना ज्यादा परेशानी न खड़ी किया करो कि कुछ लोग तुम्हारे पीछे हमला कर दे और अचानक से धप्पा ना मारा करो, बता के आया करो। जिसपे होंगे आगे से इमोशनल हो जाती है, वो आगे से कहती है कि तुमने किसी भी बार मुझे कुछ नहीं दिया। गुचंग उसे कहता है कि इमोर्टल स्पिरिट काफी ज्यादा महंगी है और इनकी कीमत 100 क्रिस्टल से भी ज्यादा है, इसलिए एकदम मोल भाव करना, कम से कम देना और जितनी बचे उनका अपने लिए इस्तेमाल कर लेना। और गुचंग के जाने के बाद वो गुचंग से कहती है झूठा साला, इस बार तो तेरे चक्कर में नहीं फंसने वाली, इस बार तो चूरन नहीं दे पाएगा तू मुझे। फिर इसके बाद गुचंग बाहर आ जाता है तो वो ऑक्शन वाले पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ भाई, अचानक से फाइट शुरू हो गई, तो तुम ठीक तो हो। तो गुचंग आगे से कहता है नहीं बस 2-3 थप्पड़ ऊपर मारे और कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। इस पे इन लोगों की आंखें बाहर आ जाती हैं कि तो सही सलामत आ गया भाई, खरोच नहीं इसके ऊपर, क्या फीमेल डीमल भी उसे कुछ कर नहीं पाई यार, कितना पावरफुल है ये। इस पे जियांग आगे से कहता है कि शायद से दोनों के बीच में पीसफुल अग्रीमेंट हो चुका होगा। इस पे आंजी अपने मन के अंदर सोचती है कि वो तो उम्मीद यही कर रही थी कि गुचंग को एकदम भयानक चोट लगेगी, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं हुआ और ऊपर से उन लोगों ने यहाँ पे स्टोन को पाने का अपना आखिरी मौका भी खो दिया। फिर इसके बाद होंगी उन लोगों को अपनी स्पिरिट दे देती है और उन लोगों से कहती है पत्थर को लेके आओ, मुझे काटना है। ऑक्शन वाला गुचंग से पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना, तो गुचंग आगे से कहता है हाँ पत्थर इन्हें दे दो। जिसके बाद उस डिमोनिक पत्थर की बारी आती है और सभी लोग मन के अंदर सोच ही रहे थे कि इसके अंदर है क्या। जिसके बाद वो स्टोन टूटता है तो उसके अंदर से भयानक एनर्जी बाहर निकलती है, जिसको देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब वो चीज बाहर निकलती है तो वो उसको देख के वो लोग डबल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से चीज निकली हुई कुछ खतरनाक चीज नहीं, बस एक लकड़ी का कंघा था, जिसके अंदर से निकलती हुई एनर्जी एकदम भयानक थी और साथ ही में उसके ऊपर खून भी लगा हुआ था। इस पे कुछ लोग आगे से कहते हैं ऐसा लगता है कि कंघा तो नॉर्मल है, लेकिन जो उसके ऊपर खून लगा हुआ है वो यहाँ पे इस खतरनाक एनर्जी का सोर्स है। इसके बाद वो कंघा उड़ते हुए डायरेक्ट यहाँ पे होंगी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि ये कंघा ओरिजिनली यहाँ पे होंगी का ही है। जिसपे कुछ लोग ये अज्यूम करने ये मानने लगते हैं कि यहाँ पे इमोर्टल किंग जिसको यहाँ पे कुनसैन के अंदर प्यार हुआ था, वो शायद से यहाँ पे रेड रोब्ड डीमन के साथ में प्यार में पड़ गया होगा और बाद में होंगी ने उसकी फील्डिंग सेट कर दी होगी, यानी कि उसे राम राम सत्य कर दिया होगा उसका। इस पे यही लोग कहते हैं कि पता नहीं रेड डिमनेस की उसकी पीक स्ट्रेंथ क्या होगी, वो कितने ज्यादा पावरफुल होगी। यहाँ तक कि होंगी के साथ जो दो लोग आए हुए थे वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये तो सिर्फ कंघा था, इसके लिए इतना ज्यादा बवाल। वही गुचंग को इस कंघे की अहमियत के बारे में पता है, क्योंकि उसे विजन में सब कुछ देख लिया था। अगर तुम लोग मूवी देखते हो तो फिर तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हें किसी चीज से लगाव हो यानी कि बेइंतहा लगाव हो तो वो चीज कर्स में बदल जाती है। ऐसा है इस कंघे के साथ में केस है। कह रहे होंगे उस कंघे को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खून के आंसू रोने लगती है, गुचंग को कहते हुए कि तुम इतने ज्यादा हरामी कैसे हो भाई, इतने ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हो तुम। इसके बाद हमें होंगी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जी ओजी गैंगस्टर के साथ में, जहाँ पे वो इसी कंघे साथ में होंगी के बाल सेट कर रहा था और वो उसे पूछता है कि तुम्हें कंघा पसंद आया। जिसपे होंगी आगे से मुस्कुराते हुए ये कहते हैं कि अगर ओजी गैंगस्टर उसे कुछ भी देगा तो वो होंगी को पसंद ही आएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि याओजिंग और चूबे यहाँ पे बात कर रहे थे कि स्टोन कॉन्फ्रेंस के दौरान में वहाँ पे होंगी ने एक पत्थर को काटा था, जिसके पैसे गुचंग ने भरे हुए थे। चूबे अपने भाई से पूछती है कि उसके अंदर से क्या निकला, जिसपे याओजिंग आगे से बताता है कि उसके अंदर से एक कंघा निकला था बस। और सबसे हैरानी की बात यही थी कि गुचंग ने उस चीज के लिए पैसे भरे थे। इसके बाद चूबे अपने भाई से पूछती है लेकिन गुचंग ने हमें इस बार वहाँ पे क्यों बुलाया है मिलने के लिए। जिसपे याओजिंग उसे यही कहता है कि मुझे भी नहीं पता है, चलो देखते हैं और जानते हैं कि किस लिए बुलाया है, बस अपने शब्दों से थोड़ा सा सावधान रहना और इस बारे में कुछ भी ना उगलना कि तुम्हारा रिश्ता जियांगजन के साथ में है, उसे इस बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। वही पिछू युवे को यहाँ पे गुचंग के साथ वो वाली नफरत हो रही थी जो अक्सर एक आम आदमी को होती ही है, किसी बुरी चीज को देख के कि पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद वे फालतू में नॉर्मल लोगों के लिए बवाल करते रहते हैं छोटी से छोटी बात पे। मीनवाइल हम लोग गुचंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे उस हेवनली बुक को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कल्टीवेशन के इतने हाई होने के बावजूद उसे बुक से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मू युए ने यहाँ पे गुचंग के लिए कुछ स्कॉलर्स को बुलाया था जो कि उसके लिए यहाँ पे इस इमॉर्टल हेवनली बुक को पढ़ के बता सकते हैं। गुचंग उसे पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, जिस पे युनमी आगे से बताती है ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। साथ में गुचंग उसे ये भी कहता है कि जरा सा बाई लियान को कॉल करना और कुछ लोगों को इंतजाम करने के लिए जो यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर को निपटा सके, वो थोड़ी सी सरदर्दी पैदा कर रहा है, जिसके लिए युमी तुरंत मान जाती है। इसके बाद गुचंग उसे कहता है थैंक यू यार, तुम तो मेरे काफी सारे काम देख लेती हो। इस पे युमी आगे से मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तो उसका काम है यार, उसी का ही काम है ये सब कुछ। इसके बाद दोनों आगे कुछ कर पाते, इससे पहले यहाँ पे सुकिंग आ जाती है गुचंग को ये बताने के लिए कि याओजिंग और चू युए
हुए आ चुके हैं। वहीं पे इसका चैप्टर से मुंह बना ही हुआ ही है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसकी किस्मत खराब है। खैर ये दोनों आते हैं और गोचंग को सबसे पहले सलामी ठोकते हैं, तो गोचंग इनसे कहता है कैसे हो। वो लोग उससे गोचंग से इतना ही पूछते हैं कि हमें यहाँ पे बुलाया क्यों गया है सर। गोचंग उन लोगों से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारे साथ कुछ बात कर सकूं, तुम्हारे एंसेस्टर को बचाने के रिलेटेड। इस पे चुयुए अपने मन के अंदर सोचती है कि अभी तक सबको निपटाते हुए आए हो, तुम्हारे पास कोई खड़ा हो तो उसकी कैसे न फटे। योजिंग गोचो को बताता है कि उसके मास्टर ने और कई सारे एंसेस्टर ने यहाँ पे एक साथ मिलके डिसाइड किया है कि वो अगले 3 दिनों के बाद यहाँ पे हमला बोल देंगे कुनसान माउंटेन के एकदम नीचे पे, जहाँ पे वो लोग सबसे पहले दाव मेकिंग आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करेंगे आगे बढ़ने के लिए। गोचंग आगे से कहता है अच्छा ऐसा है क्या, मुझे यहाँ पे कुनसान के बारे में पता था कि वहाँ पे खतरा कितना ज्यादा हो सकता है, इसलिए मुझे जल्दी आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे यहाँ पे एंसेस्टर को बचाने के चांसेस कम हो सकते हैं। इसके बाद गोचंग यहाँ पे योजिंग से कहता है कि तुम्हें वो बंदा याद है जो पर्पल माउंटेन से था, जिसके पास यहाँ पे गॉड ऑफ मास्टर की लेगेसी थी। उसकी एबिलिटी काफी ज्यादा डेंजर हो सकती है क्योंकि वो यहाँ पे फॉर्चून को देख सकता है ऐसी खतरनाक जगहों पे। मुझे लगता है उसका नाम जियांगचन था, अगर तुम्हें उसके बारे में पता हो या फिर अगर वो मुझे मिल जाए तो फिर ये बहुत ज्यादा बड़ी मदद होगी। वो बस जियांगचन का नाम सुनते ही ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और याओ जिंग आगे से नौटंकी करते हुए कहता है उसका नाम जियांगचन था क्या, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे और वो पर्पल माउंटेन के टाइम पे आपके साथ भिड़ा था, क्या वो अभी तक जिंदा है? मुझे लगा था वो मर चुका है। गोचंग आगे से कहता है अच्छा तो तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है, उसने अरे पैटर्न्स का इस्तेमाल किया था कई सारे रेडर्स को मारने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो बच निकला था। याओजिंग आगे से कहता है अच्छा तो उस पर्सन की एबिलिटी के साथ में हम लोग यहाँ पे अपने काम को और भी ज्यादा इजी कर सकते हैं। और वो गोचंग से कहता है लेकिन इतने बड़ी जगह में हम लोग उसे ढूंढेंगे कैसे? गोचंग उन लोगों से कहता है अगर तुम लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ पे हो सकता है तो फिर तुम लोग अभी के लिए यहाँ पे जो गॉड सोर्स मास्टर आया था उससे थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हो। वहीं पे चुयुए का थोड़ा सा मुंह बन जाता है तो वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ भाई, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? इस पे याओजिंग उसे कवर देते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा कल्टीवेट कर रही है, दिन भर कल्टीवेट ही करती रहती है, इसलिए इसके हालात खराब हैं, इसको बीमारी सी चढ़ी हुई है। इसके बाद वो लोग तुरंत यहाँ से कर लेते हैं ये कहते हुए कि हमें कुछ काम है, हमें जाना पड़ेगा। तो गोचंग यहाँ पे इन लोगों को छाछनी में लपेट के धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि मेरा क्या मतलब है, तुम्हारे एंसेस्टर को बचाने की इच्छा भी वो गॉड सोर्स मास्टर ही है, एक जियांगचन। वहीं पे गोचंग अपने पुराने पैटर्न को इस्तेमाल करने वाला था जहाँ पे वो जियांगचन को दोबारा सक्सेसर ऑफ डिमोनिक पावर का थप्पा दे मारेगा और सुकिंग को बचा लेगा क्योंकि उसने गॉड ऑफ वॉर की पहले ही फील्डिंग सेट कर दी है। फिर इसके बाद चुयुए यहाँ पे अपने भाई से पूछती है क्या वो लोग सच में यहाँ पे जियांगचन को धोखा देने वाले हैं। इस पे याओजिंग आगे से उसे समझाते हुए कहता है कि इससे बढ़िया रास्ता हमारे पास है ही नहीं, उन लोगों के पास जियांगचन के लिए कोई भी रास्ता नहीं है और ऊपर से उन लोगों के एंसेस्टर को बचाने से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है। जियांगचन को छोड़ के वो लोग सब कुछ थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, उन्हें या तो जियांगचन को बचाना पड़ेगा या फिर अपना सब कुछ। और वो चुयुए को याद दिलाते हुए कहता है कि गोचेंग बिल्कुल भी नादान नहीं है, उसने जानबूझ के यहाँ पे जियांगचन के बारे में बताया है, उसे सच में कुछ पता है। और याओजिंग चुयुए से कहता है अगर तुम्हें फैमिली के लिए कुछ करना पड़े तो फिर तुम कर लेना, जो सबसे जरूरी चीज होगी जितने समय यहाँ पे किंग जुबान कर रही है यानी कि सुकिंग जो उसकी छोटी बहन की बॉडी के अंदर है, यानी कि गोचेंग के साथ में रहना या फिर उसकी मेड बन जाना। और ऑफ कोर्स चुयुए को ये बात पसंद नहीं आती और वो अपने भाई से कहती है कि तुम सच में चाहते हो कि मैं वहां पे जाऊं उन लड़कियों की तरीके घूमूं उसके इर्द गिर्द, और ऊपर से उसकी पहले ही सगाई हो चुकी है और वो मिंग के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में है, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पे किंग जुबान के तरीके कॉन्क्यूबन बन जाऊं, जिस चीज के गोचंग को बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं रहती है। इस पे याओजिंग आगे से यही कहता है यार मेरा आइडिया थोड़ी ना है, ये तो फादर साहब का है, तुमको हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता ही है, शादी एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो हमारा राइट ऑफ डिसीजन नहीं है। मुझे ऐसे से पता है कि तुम्हें यहाँ पे जियांगचन के लिए फीलिंग्स है, बट वो एक गरीब बच्चा है, कोई पावर नहीं है उसके पास, और सबसे बुरी बात उसने गोचंग को यहाँ पे उंगली कर दी है, वो भी कई बार। तो फिर चुयुए के आगे से टसुए बहने लगते हैं और वो फिसक फिसक के रोने लगती है। जिस पे याओजिंग उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, वैसे भी गोचंग तुम्हारी तरफ देखता ही कहाँ है। जिस पे उसको और झटका लगता है, कहती है इसका क्या मतलब है। इसके बाद वो और भी ज्यादा गला फाड़ के रोने लगती है और कहते हुए कि मुझे इस बारे में खुश होना चाहिए या फिर उदास होना चाहिए। जो समझ में नहीं आया, गोचंग के नजरिए के लिए चुयुए सुंदर ही नहीं है, सी इज एवरेज लुकिंग गर्ल। एक लड़के के लिए उसकी ब्यूटी से ज्यादा और क्या चीज हट कर सकती है, लड़कों के लिए ना मेरा दोस्त कलुआ कह दो तो मुस्कुराने लगता है। खैर इसके बाद हम इन चारों की सभा को देखते हैं जो कि एक साथ बैठ के यहाँ पे कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहे थे। अब इनकी बातें कुछ ज्यादा ही खतरनाक चल रही थी, ये स्टेटस और अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि कल्टीवेशन कैसे क्या करना है और इनकी लाइफ खत्म ही होने वाली है तो जानने की जरूरत नहीं है। मीलवैन न्यूटियान यहाँ पे जियांगचन से पूछता है कि रोवन के बारे में क्या है, क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो? वो बढ़िया औरत नहीं है, उससे भी अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाएंगी, अगर तुम्हें अभी भी उसके बारे में चिंता हो तो फिर तुम एक नंबर के चूतिए हो। इस पर जियांगचन उसे कहता है कि तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब जाके मुझे आखिरकार समझ में आ चुका है कि वो गोजंग को इतनी बुरी तरीके से फॉलो क्यों करना चाहती है। और जियांगचन का नजरिया ज्यादा कुछ अजीब नहीं, लौंडों के तरीके ही था। लड़की इजेक्ट करने के बाद में जियांगचन आगे से कहता है कि उसकी लाइफ अब यहाँ पे कई गुना ज्यादा लग्जरियस हो जाएगी जो वो पहले नहीं थी। पैसा तो वो ऐसे कैसे यहाँ पे गोचंग के ऊपर गिव अप कर सकती है। अब मैं खुद को देखता हूँ तो मैं समझ आता हूँ कि कितना बड़ा मैं बेवकूफ था। वहीं पे ये दोनों एकदम मतलब अजीब थे, इन लोगों के लिए इनका लक्ष्य में नहीं यानी कि गोल
ही है, जो कि है यहाँ पे इमोर्टल बनना, ट्रू इमोर्टल बनना। ये एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते क्या बात कर रहे हैं साले, इनके क्या है, इनका ये काम धाम नहीं क्या इनके पास, ये बेरोजगार हैं। तब इन लोगों के ऊपर आइसोलेशन फॉर्मेशन का एक घेरा आता है जो कि इन लोगों को बाहरी दुनिया से एकदम कट ऑफ कर देगा। और यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर को समझने में देर नहीं लगती है कि यहाँ पे असैसिन का हमला हुआ है। तब इन लोगों के ऊपर एक बिजली से अटैक होता है जो कि पूरी जगह डिस्ट्रॉय कर देती है। बाय द वे मिस असैसिन लुक ग्रेट्स थंबनेल के लिए यूज करो क्या, नहीं करना चाहिए। खैर इन्हें कंफर्म हो जाता है कि इन लोगों ने टारगेट को टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि आंजी और गॉड ऑफ वॉर इजीली उसे डॉच कर लेते हैं और अपने आप को बचाने लेते हैं। वहीं पे ये लोग हैरान हो जाते हैं कि सुप्रीम लेवल के असैसिन को यहाँ पे कौन हायर कर सकता है भाई। और आंजी पीछे मुड़ के गॉड ऑफ वॉर से कहती है कि तुमने किसको उंगली कर दी यार। और वहीं पे गॉड ऑफ वॉर उन असैसिन से कहता है कि तुम लोग कौन और तुमको किसने भेजा है, तुम मुझे असैसिनेट करने के लिए क्यों आए हो। जिसपे लेडी असैसिन उसके ऊपर किक मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जान तुम ही ले रहे हो। इसके बाद वो असैसिन गॉड ऑफ वॉर के ऊपर जो तगड़ी लात मारते हैं, गॉड ऑफ वॉर उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। वहीं पे गॉड ऑफ वॉर अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि उसका प्रोटेक्टर कहाँ पे है, वो अभी तक आया क्यों नहीं। मीनवाइल हम लोग यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर के प्रोटेक्टर को देखते हैं जिससे भिड़ने के लिए यहाँ पे बाइलियन और साथ ही में इसका नाम भूल गया, ऐसे वूकी या वूगी कुछ ऐसा था ना, वूकी था शायद से। गॉड ऑफ वॉर का प्रोटेक्टर उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने उंगली की, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। इस पे बूढ़ी आगे से कहता है क्योंकि तुमने किसी ऐसे को उंगली कर दी है जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जियांग चेन को भी देखते हैं और उसकी फील्डिंग सेट थी, तो फिर यहाँ पे न्यूटियान को बुलाता है। तो न्यूटियान नीचे आता है और वो यहाँ पे जियांग चेन को कवर देते हुए कहता है कि तुम किसको, मैं यहाँ पे तुम्हें कवर देता हूँ। फिर जियांग चेन अपने मन के अंदर सोच रहा था कि उसे यहाँ पे डीमन पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस पे उसकी बॉडी के अंदर जो बोर्ड था वो उसे कहता है देखो भाई, अगर तुमने अपनी कल्टिवेशन यहाँ पे रिवील कर दी तो फिर हर किसी के पास रीजन होगा तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल करने के लिए और तुम्हारी फील्डिंग सेट करने के लिए। इसीलिए अगर तुम पावर इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर केयरफुल करो पावरफुल बनने से पहले। इस पे जियांग चेन उस बूट से कहता है कि वो यहाँ पे न्यूटियान के ऊपर भरोसा करता है, वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगा, लेकिन वो बाकियों के बारे में गारंटी नहीं दे सकता है। इसके बाद हम लोग गॉड ऑफ वॉर को देखते हैं जो कि लेडी असैसिन के साथ भिड़ जाता है और उसे पूछता है कि गुचंग ने तुम्हें भेजा है क्या। जिसपे ऑफ कोर्स असैसिन यहाँ पे अरे इसे पता ही नहीं है यार गुचंग के बारे में, इसे तो बाइलियन ने भेजा है। खैर वो गॉड ऑफ वॉर से कहती है कि तुम्हारी ये इमॉर्टल बैटल टेक्निक सच में कमाल की है, लेकिन ये दुख की बात है कि तुम आज यहीं पे ही मारे जाओगे। जिसपे गॉड ऑफ वॉर लेडी असैसिन से कहता है कि उसे पक्का यकीन है कि वो यहाँ पे उसके बराबरी का नहीं है, अगर वो लोग अकेले में फाइट करते, लेकिन यहाँ पे वो अकेला नहीं है। इसके बाद गॉड ऑफ वॉर के ऊपर यहाँ पे उन लोगों ने जो आइसोलेशन फॉर्मेशन बनाई थी उसे कोई तोड़ के अंदर आने लगता है। तो वो लेडी असैसिन तुरंत अपना काम खत्म करके यहाँ से वापस जाना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पे तुरंत गॉड ऑफ वॉर के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते, लेकिन उसी टाइम पे कोई उसके ऊपर आर्टिफैक्ट से अटैक करता है और उसे दूर धकेल देता है, जो कि और कोई नहीं आंजी थी जो यहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रही थी। इस पे गॉड ऑफ वॉर मन के अंदर सोचता है कि चलो कम से कम ये अलायंस उसके किसी तो काम आई। इसके बाद तुम लोगों को आंजी का अंकल याद ही होगा जिसने गुचंग के सामने माफी मांगी थी, वो यहाँ पे आइसोलेशन फॉर्मेशन को तोड़ता है और लेडी असैसिन के पलक झपकते ही पास आ जाता है। इसके बाद वो यहाँ पे लेडी असैसिन को सिर्फ छूता ही है और उसको छूने मात्र से ही वो यहाँ पे लेडी असैसिन को कंप्रेस कर देता है पूरी की पूरी बॉडी को और एक बटन के अंदर बदल देता है। इसके बाद वो उसे मसल के एक बार में ब्लास्ट कर देता है और पीछे जितने भी असैसिन थे वो भी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। वो सभी लोग अंकल को शुक्रिया कहते हैं और आंजी आगे से कहती है कि ये सभी एकदम ट्रेंड थे, किसी किलर ऑर्गेनाइजेशन से होंगे या फिर डेथ स्क्वाड से होंगे, क्योंकि इन लोगों ने खुद को यहाँ पे उड़ा लिया है ताकि इनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल ना सके। इसके बाद वो गॉड ऑफ वॉर से पूछती है कि तुम्हें इनके ओरिजिन के बारे में पता है। जिसपे अपना सस्ता गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे गुचंग के बारे में ही सोचता है कि गुचंग ने ही यहाँ पे असैसिन्स को भेजा होगा ताकि वो इस बात को दबा सके कि उसके साथ में यहाँ पे डिमोनिक पावर की सक्सेसर रहती है। फिर इसके बाद हम लोग यूमी को देखते हैं और ये अपने काम में फेल हो चुकी थी, तो ये गुचंग से माफी मांग रही थी। गुचंग उससे कहता है कि क्या कर रही हो तुम। तो यूमी आगे से बताती है कि असैसिन्स का जलवा यहाँ पे खत्म हो चुका है, अगर उसने यहाँ पे अच्छे से तैयारी की होती तो फिर ऐसा कभी भी ना होता। गुचंग उससे कहता है फेलियर फेलियर होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यूमी आगे से कहती है कि वो अगली बार और भी ज्यादा लोगों को भेजेगी और पक्का कर देगी कि अगली बार यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर कभी भी गॉड ऑफ वॉर कहलाने के लायक ना बचे। गुचंग उससे कहता है कोई बात नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस हादसे से उसे ये समझ में आ जाएगा कि वो क्या करना चाहता है और उसके साथ क्या होगा। गुचंग की पर्सनैलिटी बिल्कुल मेरे फादर की तरीके है, मेरी बहन गलती करेगी तो कोई बात नहीं, मैं कर दूं तो पिछवाड़ा तोड़ देते हैं। दैट्स हाउ एथिक्स वर्क। खैर गुचंग यूमी से कहता है कि ये मेरी ही गलती है, इसमें कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा सा चीजों पे और भी ज्यादा अच्छे से ध्यान देना चाहिए था, लेकिन यूमी अपनी गलती मान रही तो ये लोग गलती गलती खेल रहे थे। तो गुचंग उसे बताता है कोई बात नहीं है, कुछ दिनों के अंदर वो साला यहाँ से कुनसान जाएगा, मैं वहीं पे उसे निपटा दूंगा, उसकी फील्डिंग वहीं पे ही सेट कर दूंगा। इस पे यूमी भी आगे से ये कहती है तो बड़ी अच्छी बात है। वो जैसे ही ये सिटी छोड़ के बाहर निकलेगा हम उसे पकड़ लेंगे और मुर्गे की तरह इधर उधर उड़ा देंगे साले को। इसके बाद गुचंग यूमी से कहता है जाओ और जाके जितने भी यहाँ पे जितने भी यंग जीनियस है उन सभी से कह दो कि मैं यहाँ पे दावत देने वाला हूँ। कुनसान के ऊपर जो वो लोग धावा बोलने वाले हैं उसे रिलेटेड उन लोगों को यहाँ पे कई सारी चीजें डिस्कस करनी है और साथ में ह्यूमन एंसेस्टर को भी तो बचाना है, उनके बारे में जरूर बात करनी है, जाओ और जाके ये काम कर दो। इसके बाद दोनों जैसे ही करीब आने वाले थे उससे पहले यहाँ पे सुकिंग आ जाती है जो कि गुचंग से कहती है कुछ जरूरी काम से आए हो। इससे ये लोग दोबारा डिस्टर्ब हो जाते हैं। गुचंग उससे पूछता है कि किस लिए आए हो भाई, और वो यूमी को यहाँ से भेज देता है और वो जाते हुए सुकिंग को घूरे जा रही थी कि हर बार गलत टाइम पे आ जाती है ये। खैर इसके बाद गुचंग सुकिंग से पूछता है कि आपको क्या चाहिए,
है। तो सुकिंग यहाँ पे गोचेंग से यही पूछने के लिए आई थी कि उसने गॉड ऑफ वॉर को निपटाने के लिए इतने सारे असैसिन्स को क्यों भेजा था, और गोचेंग को इस बारे में पहले से ही पता था, तो वो उसे डायरेक्ट बताता है क्योंकि उसे कुछ ऐसा पता चल चुका था जिसको पता नहीं होना चाहिए था। सुकिंग अभी गोचेंग को यहाँ पे पट्टी बढ़ा रहे थे कि उसे क्या पता चल गया, आप बता सकते हैं। तो गोचेंग भाई ऐसा चेहरा बनाता और उससे कहता है कि बस करो यार, कितना ज्यादा नौटंकी पेलोगी, सच सच बोल दो ना, अब कितना छुपाओगी। तो सुकिंग काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें पता है क्या। तो गोचेंग सुकी के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या बताना चाहती हो, यही ना कि तुम दोनों बहनों ने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटीज को एक्सचेंज कर लिया है और साथ ही में डिमोनिक पावर की सक्सेसर तुम ही तो हो, कितना ज्यादा छुपाओगी यार। इस पे सुकिंग आगे से कहती है कि उसने गोचेंग को ये कहते हुए सुन लिया था अगर उसे पता चल गया कि डिमोनिक सक्सेसर कौन है तो वो उसे कभी भी इंसानों के वर्ल्ड में रहने नहीं देगा और उसे भगा देगा यहाँ से। गोचेंग उससे कहता है वाओ, तुम्हें ये सेंटेंस अभी भी याद है, पता नहीं कितने चैप्टर्स पहले बोला था, 200-300 से पहले। और वो गोचेंग से यही कहती है कि उसे माफ कर दो, उसने गोचेंग को यहाँ पे निराश किया है। तो गोचेंग उससे कहता है बताओ क्या करो, तुम्हें मार दूं, तुमने ये सब कुछ कन्फेस ही कर लिया है। तो सुकिंग आगे से कहती है कि गोचेंग उसे कभी भी नहीं मारेगा। तो गोचेंग उससे कहता है तुम्हें क्यों लगता है भाई कि मैं तुम्हें मारते समय हिचकिचाऊंगा, इतने सभी लोगों की लाशें बिछा दी हैं, तुम कौन सी खेत की मूली हो। इस पे सुकिंग आगे से फिल्मी लाइन मारती है अगर उसे गोचेंग के हाथों से ही मौत नसीब में लिखी हुई है तो फिर सुकिंग को कोई भी परेशानी नहीं है, ये उसके किस्मत में लिखा हुआ है और सबसे बढ़िया है। वहीं पे उसके जो ट्विन सोल थी वो आगे से अपना सर पकड़ लेती है और चीखते हुए कहती है कि गए हम दोनों, फील्डिंग सेट है हमारी। वहीं पे सुकिंग गोचेंग से कहे जा रहे थे कि अब मैं थक चुकी हूँ छुपाते छुपाते, अब मुझे और ज्यादा नहीं छुपाना है। गोचेंग उसकी तरफ देखता है और मन के अंदर सोचता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी नौटंकी बाज है। जिसके बाद वो उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने तुमसे वादा नहीं किया था क्या, मैं तुम्हें दुनिया के आखिर तक लेके जाऊंगा और कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्या फर्क पड़ता है कि तुम डिमोनिक कल्टीवेशन की इनहेरिटर हो या फिर एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हो, तुम मेरे लिए बस मेरी सुकिंग और कुछ भी नहीं। गोचेंग द रिजलर ऑफ द प्ले बॉय। इसके बाद गोचेंग अपनी फिल्मी लाइन मारता है ये कहते हुए आई विल प्रोटेक्ट यू। इसमें मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा, देखा लापरवाही का नतीजा, ऐसे ही बच्चे मैनिपुलेट होते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जितना गहराई में प्यार होगा उतना ही ज्यादा आसानी के साथ मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे यंग जीनियस का होता है जिनमें से फिनिक्स लेडी आते हैं, सिक्स्थ क्राउन आता है, द डीमन लॉर्ड आता है और साथ ही में शेंड भी आता है। इन सभी की जबान पे बस एक ही सवाल था कि जी फैमिली के एंसेस्टर है यार, उनसे हमारा क्या लेना देना, हमें क्यों बुला रहे हो वहाँ पे। इस पे फिनिक्स लेडी आगे से कहती है कि गोचेंग ने हम लोगों को पर्सनली इन्वाइट किया है तो भाई जाना तो पड़ेगा ही, ह्यूमैनिटीज एंसेस्टर को बचाने की बात हो रही है, हम लोग इसे मना नहीं कर सकते हैं। इस पे डीमन लॉर्ड आगे से कहता है कि गोचेंग ने पहले लीड पकड़ ली है, अगर हम लोग पीछे रहेंगे तो बेइज्जती अलग से होगी और हंसे अलग से जाएंगे। इस पे एक बंदा आगे से कहता है कि यार वो तो अकेले ही सब कुछ कर सकता है, हमें क्यों बुला रहा है, हमारी इतनी चिंता क्यों है, हमें वो घसीट रहा है इन सभी चीजों में। इस पे सिंड आगे से कहता है कहीं गोचेंग हम लोगों को फोर्स तो नहीं कर रहा है कुनसान जाने के लिए। कुनसान वही जगह है जहाँ पे ह्यूमन एंसेस्टर को बांध के रखा गया है, जी फैमिली एके जी फैमिली का एंसेस्टर। अब उसी टाइम पे यहाँ पे ये बंदा आता है। अब इसके बारे में मैंने बताया था कि इसको गोचेंग ने डिमोनिक सक्सेसर होने का थप्पा मारा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो थप्पा अभी तक पूरी तरीके से छपा नहीं है। मैं तुम्हें इस मॉन्ग का नाम भूल चुका हूँ, लेकिन ये सभी लोगों से यही कहता है कि गोचेंग एक नंबर का हरामी है, उसका दिमाग पूरी तरीके से कपटी है, वो सिर्फ एक अच्छा बंदा होने का दिखावा करता है, इसलिए अगर जा रहे हो तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, सावधान रहना, कभी भी फील्डिंग सेट हो सकती है तुम्हारी। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा गॉड ऑफ वॉर को देखते हैं और गोचेंग ने इसे जानते हो दवाई भिजवाई थी चोटें ठीक करने के लिए। जिसपे गॉड ऑफ वॉर आगे से चिढ़ते हुए कहता है एक तो साला पहले मारने के लिए लोगों को भेजता है, जिसके बाद दवाई भी भेजता है, कहना क्या चाहते हो, जीने भी नहीं देंगे मरने भी नहीं देंगे। साथ ही में इन लोगों को भी नोटिस आया था कि गोचेंग ने बुलाया है, आना तो पड़ेगा ही। आंजी इन लोगों से साफ कहती है कि उन लोगों के पास रिफ्यूज करने का ऑप्शन ही नहीं है। गॉड ऑफ वॉर को भी अच्छे से पता है अगर उन लोगों ने मना किया तो गोचेंग इस बात का फायदा उठाएगा इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। इस पे गॉड ऑफ वॉर उन लोगों से कहता है ग्लू सुना है, गोंद के तरीके चिपक जाओ, एक दूसरे से अलग नहीं होना, एक साथ रहेंगे तो फिर बचने के चांसेस ज्यादा हैं। और फिर गॉड ऑफ वॉर न्यूटियन और जियांगजिन की तरफ देखते हुए सोचता है कि इन दोनों ने जैसे ही मेरे ऊपर असैसिन का हमला देखा तो ये तुरंत यहाँ से भागना चाहते हैं, कल्टी मारना चाहते हैं, लेकिन तुम दोनों मेरे लिए सहारा हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ तो जाने नहीं देने वाला। वह पियांसी गॉड ऑफ वॉर से पूछती है कि तुमने गोचेंग के साथ किया क्या भाई जो उसने तुम्हारे ऊपर हमला ही करवा दिया। गॉड ऑफ वॉर थोड़ी देर के लिए सोचता है और वो आंजी से कहता है कि ये मैटर काफी ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में जान लेना तो किसी से कहना नहीं तो गोचेंग से पहले मैं तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दूंगा। अगर उसे पता चल गया कि हम लोगों ने ये बात बता दी है तो वो पक्का हमें मारने के लिए आएगा और इस बार वो खुद आएगा, किसी को भेजेगा नहीं। इस पे आंजी आगे से कसम खाती है कि वो लोग इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। इस पे गॉड ऑफ वॉर उन दोनों को बता देता है कि तुम लोगों ने गोचेंग के बगल में जो मेड सर्वेंट देखी है वह डिमोनिक पावर की असली सक्सेसर है। इस पे पहले तो इन लोगों को भी यकीन होता, वो आगे से कहते हैं मालपुकी होगा भी, थोड़ा सही से बोलो, वो डिमोनिक सक्सेसर की नाक में दम करके रखा है और ऊपर से होंगी के साथ उसका 36 का आंकड़ा है, तुम्हें लगता है कि इसमें वो डिमोनिक सक्सेसर को अपने पास रखेगा। इस पे गॉड ऑफ वॉर इन लोगों से कहता है जबान देता हूँ मैं, मानो या ना मानो गोचेंग के बगल में रहने वाली वो मेड सर्वेंट डिमोनिक सक्सेसर ही है और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। इस पे आंजी को भी यकीन हो जाता है कि गोचेंग के हाथों से कई बार यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर बच के निकला है, एक बार नहीं बार पे बार बार। इसके पीछे की यही वजह है कि वो डिमोनिक सक्सेसर गोचेंग की मेड सर्वेंट है। गॉड ऑफ वॉर इन लोगों को दोबारा वार्निंग देता है कि इस बारे में चू तक नहीं होनी चाहिए, अगर गोचेंग को पता
चल गया तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा बवाल होगा और हम लोग इस तरीके से मरेंगे कि हमें शांति तक नसीब नहीं होगा, इस रात तक नहीं होगा और हमारा कौवा नहीं खाना खाएगा। इस पे आंजी आगे से कहते हैं चिंता न करो, हमें इस मैटर के बारे में पता है कि ये कितना ज्यादा सीरियस मैटर है। उसी टाइम पे यहाँ पे आंजी की एक सर्वेंट आती है जो कि उसे बताती है कि उनके जो इमॉर्टल ब्लड याओ का जो ब्लड एसेंस था, बेसिकली वो जो 3 बूंदे थे जिंदगी की जिनके लिए गोचंग ने यान से कहा था कि मुझे ही चाहिए वो भेजा तो इन लोगों के पास जा रहा था, लेकिन यान बीच में ही घुस गए और माल लूट के अलग ही चली गई। इस पे आंजी आगे से कहती है कि तुम लोगों ने उसे ले जाने दिया, गुलाब जामुन खा रहे थे क्या? इस पे वो सर्वेंट आगे से कहती है कि वो मिस यान थी भाई, उनका स्टेटस इतना ज्यादा हाई है कि जो लोग उसे लेके जा रहे थे वो लोग यहाँ पे उसे मना नहीं कर पाए। वहीं पे इन लोगों को अंदाजा नहीं कि ये बूंदे जा कहाँ रही है। गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे आंजी से कहता है कि ये मैटर अभी के लिए छोड़ दो, हम लोगों के पास और भी ज्यादा जरूरी काम है। इस पे आंजी भी आगे से ये कहती है कि वो जैसे ही कुन यू सिटी से निपट लेगी तो ऐसे ही वो यहाँ पे यान के पास जाएगी उसे ये मैटर सॉल्व कराने के लिए। इन्हें पता नहीं कि वो जिंदगी की 3 बूंदें किसके मुंह के अंदर गिरने वाली हैं। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यानी उन 3 बूंद का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेती तो उसकी कल्टीवेशन कम है, ओवरडोज की वजह से बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है, अल्टीमेटली स्वर्गवासी बन सकते हो तुम। बाकी गोचंग के साथ जो लोग हैं वो तो पक्का नर्क में जाएंगे। फिर इसके बाद गोचंग ने जहाँ पे दावत रखी थी वहाँ पे सभी लोग उड़ते हुए आ जाते हैं और ये मॉन्क आगे से कहता है ऐसा लगता है कि सब लोगों का मूड खराब है, क्राउन प्रिंस का सच में खराब था, यानी कि कोई भी यहाँ पे आना नहीं चाहता था, लेकिन गोचंग भैया को कौन मना कर सकता है। आंजी को भी ये बात पता चल जाती है और वो गॉड ऑफ वॉर से कहता है ऐसा लगता है कि कई सारे लोग यहाँ पे गोचंग से इस बार डिससेटिस्फाइंग हैं। इस पे गॉड ऑफ वॉर आगे से कहता है कि बढ़िया यही रहेगा कि ये दावत यहीं पे ही खत्म हो जाए, हम लोग यहीं से ही कल्टी मार ले, खतरा बहुत है। फिर गोचंग ने यहाँ पे जो गार्ड लगाया था वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था, वो उन लोगों से कहता है यहीं पे सीटें ले लो, गोचंग आता ही होगा। फिर इसके बाद गॉड ऑफ वॉर अंदर जाता है तो सभी लोग उसे चोटों के बारे में ही पूछ रहे थे। ये कहते हुए मैंने सुना आप लोगों के ऊपर असासिन हमला हुआ था, आप ठीक तो हैं? इस पे गॉड ऑफ वॉर आगे से कहता है तुम लोगों की चिंता के लिए शुक्रिया, अगर गोचंग ने यहाँ पे दावत न रखी होती तो वो यहाँ पे आता ही नहीं, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पे बढ़िया नहीं है और ऊपर से वो लोग अगर मना करेंगे तो फिर उनके शब्दों की यहाँ पे कोई भी अहमियत नहीं है। बेसिकली अगर गोचंग कहते कि जनवरी की ठंडी में नहा लो तो ये नहा लेंगे, मना नहीं करेंगे, जिसपे सभी लोग आगे से कुछ नहीं कहते। साथ ही में यहाँ पे शोयोबे और याओजिंग भी आए थे जिनको देख के जियांगचन आगे से कहता है ये भी यहीं पे है। तो फिर न्यूटन अपने मन के अंदर सोचता है भाई यार हरकतें सुधार लो अपनी, तुम ऐसे ही जिंदगी में लगे बड़े हैं, तुम एक बुरी से छूटे नहीं दूसरी बुरी पे फंस गए, दोनों ही खराब है, कैसी चॉइस है तेरी? ये मेरे शब्द नहीं है, ये न्यूटियान के शब्द हैं। इसके बाद वो जियांगचन से पूछता है कि ये मोहतरमा कौन है भाई? इस पर जियांगचन आगे से कहता है कि ये जी फैमिली की प्रिंसेस है जी चुयोबे, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा सिंपल और अच्छी लड़की है। इस पर न्यूटन उसे दोबारा समझाता है कि नोबल फैमिलीज की डॉटर्स बढ़िया नहीं होती हैं दोस्त, और ऊपर से ये बताने की जरूरत नहीं कि वो गोचंग की साइड पे है। इस पे तुम जियांगचन की बातें सुनो, वो आगे से कहता है ये अलग है, जस्ट लाइक सूरज सेट, मेरी वाली अलग है। जियांगचन आगे से बताता है कि ये भले वेल्दी फैमिली के अंदर पैदा हुई है लेकिन ये खुश बिल्कुल भी नहीं है, असम जदों में पंछी की तरीके पिंजड़े के अंदर कैद है बस। और ये मन के अंदर सोच रहा था कि इसका और गोचंग का 36 का आका है, लेकिन इसके बावजूद चुयोबे ने यहाँ पे इसकी मदद करने के बारे में सोचा और इसकी मदद भी की, और भाई अपनी गलतियों को अपना रहा था कि उसका सारा फोकस रोविन के ऊपर था, जबकि वो यहाँ पे इतनी अच्छी लड़की को नजरअंदाज कर रहा था। आज ब्रोवस मानसी जगह पे अगर तानवे के ऊपर फोकस किया होता तो आज मेरी भी गर्लफ्रेंड होती, पर अल्टीमेटली उसने भी तो रिजेक्ट कर दिया ना। रिजेक्शन के मामले में फर्स्ट नंबर हूँ मैं, कोई भी हरा नहीं सकता। फिर इसके बाद गोचंग दादा एंट्री मारता है ये कहते हुए कि सभी लोग उपस्थित हैं जस्ट लाइक प्रिंसिपल। वह गोचंग जानबूझ के गॉड ऑफ वॉर से कहता है कि यार तुम्हारे ऊपर कल हरमा हुआ था, मैंने दवाई भेजी थी, तुमने लगाई कि नहीं लगाई? दवाई काफी ज्यादा महंगी थी, मुझे सोचा कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही, तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हमारे अपर एलियन की रक्षा कौन करेगा? इसमें गॉड ऑफ वॉर आगे से कहता है दवाई तो एक नंबर थी, लेकिन जब से लगाया हूं तब से पता नहीं जलन सी हो रही है। गोचंग उसे कहता अच्छा ऐसा क्या, जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं इंतजार नहीं कर सकता कि कब तुम हमारे साथ कुनसेन माउंटेन चलोगे ह्यूमन इंसेस्टर को बचाने के लिए। इस पे गॉड ऑफ वॉर इसी बात का बहाना बनाते हुए मना करता है कि उसको बहुत ज्यादा खतरनाक चोट आई हुई है और शायद से वो इस बार यहाँ पे गोचंग के साथ नहीं चल सकता है। तो गोचंग आगे से भाई जड़ी बूटियों की भरमार निकाल देता है, तो तुम लो यार, तुम सब मेरा लो, तुम बस ठीक हो जाओ, कल के कल तुम्हें हमारे साथ चलना है, हमें सक्सेसफुल होना है। फिर गोचंग ने इतनी ज्यादा हर्ब निकाल दी थी, इतनी ज्यादा जड़ी बूटी निकाल दी थी कि उसने आधे से ज्यादा गॉड ऑफ वॉर को भर दिया था, जिसपे सभी लोग आगे से कहते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पता है कौन कौन सी मेडिसिन है? एक मेडिसिन 1 साल मिलियन पुरानी है, एक 2 साल मिलियन पुरानी है और एक 304 मिलियन साल पुरानी है। वह पे आंजी की तो आंखें ही बाहर आ जाती, वो मन के अंदर सोचती इसने सच में हमला कराया था ना, कोई और तो नहीं था। इस पे बंदा आगे से कहता है अगर ये चाहे तो तुम मुर्दा को जिंदा कर दे, इतनी ज्यादा पावर है हर्ब्स के अंदर। तो फिनिक्स लेडी और क्राउन प्रिंस अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसीलिए हम लोग गोचंग का कहना कभी भी नहीं टालते। फिर गॉड ऑफ वॉर की तो फटके चार हो जाती है। एक बार वो भी हैरान हो जाता है कि इसने सच में मारने के लिए भेजा था ना, कि सारा इतनी जड़ी बूटी भर दिया। फिर वो गोचंग से इतना ही कहता है कि आपकी इस महानता के लिए धन्यवाद। गोचंग जाते हुए कहता है कि कुनसेन माउंटेन काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर वो जल्दी अपनी इंजरी से रिकवर हो जाएगा और उनके साथ मिलकर ह्यूमन इंसेस्टर को बचाने के लिए चलेगा तो फिर चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। इसके बाद गोचंग सभी लोगों से कहता है कि चलो भाई अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। खैर इसके बाद गोचंग नीचे बैठता है और वो यहाँ पे सभी लोगों को बताता है कि वो लोग यहाँ पे जी फैमिली के साथ मिलके जी फैमिली के एंसेस्टर सेंगचू को बचाने के लिए जाने वाले हैं, जिसके लिए
यहाँ पे कई सारे मेजर फोर्सेस सेक्टर एक साथ मिलकर यहाँ पे कुनसान माउंटेन के ऊपर चढ़ावाई करेंगे। इसलिए यंगर जनरेशन का फर्ज बनता है कि वो लोग यहाँ पे चुपचाप बैठ के सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे। इसके बाद गोचंग चाय का प्याला उठाता है और उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे टोस्ट करता है। इंग्लिश का वर्ड एक तरीके से चीयर्स, लेकिन इज्जत के लिए टोस्ट। और वो उन सभी लोगों से यहाँ पे उनकी मदद मांगता है। मदद क्या मांगता है, साले तो ढकेल रहा है उन्हें कुएं के अंदर। इस पे कई सारे लोग ऑफ कोर्स गोचंग यहाँ पे चापलूसी ही करते हैं। इसको नोट यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर करता है। वो आगे से कहता है ये सब कुछ जी फैमिली कर रही है, उनके दोनों बच्चे यहाँ पे है, तुम गोचंग को किस शुक्रिया कह रहे हो भाई, ये तो आउट ऑफ द लाइन है। फिर जियांग जेन की नजर चुयुए के ऊपर भी वो मन के अंदर सोचता है कि इसके साथ क्या गड़बड़ है। वह याओजंग चुयुए से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, खड़ी हो जाओ। चुयुए एक हल्की सी सांस लेती है और खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पे गोचंग और सभी लोगों को यहाँ पे शुक्रिया कहती है उनके सिस्टर को बचाने के लिए, मदद करने के लिए। इसके बाद वो अपने और अपने भाई की तरफ से यहाँ पे गोचंग के साथ में सभी लोगों को टोस्ट करती है। वह फिर साउथ जियांग गोचंग से कहता है कि चुयुए उसे थोड़ी देर के लिए सर्व करेगी ताकि वो उसके साथ बैठ के ड्रिंक कर सके। भाई ये लोग चाय पीते हैं, ग्रीन टी। यहाँ बिना दूध के गले से चाय नीचे नहीं उतरती मेरे। और ये लोग भाई जड़ी बूटी पिए जा रहे हैं चाय कह के। क्या बनाते हो बे तुम लोग। और ऑफ कोर्स चुयुए को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं थी और गोचंग को कहाँ दिक्कत है, उसका चेहरा ही बता रहा है। उसे तो बस कुछ लोगों का रिएक्शन देखना है। वह पे सभी लड़कियां अब यहाँ पे चुयुए के बारे में बात करने लगती हैं कि जी फैमिली ने तो छक्का मार दिया यार अपनी बेटी को ऑफर करके। चुयुए ने ऐसा कुछ कर दिखाया जो हम लोग सिर्फ सोचते रहेगा और इसने बाजी मार दी। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जिगजंग का तुम चेहरा देखो, भाई के चेहरे से जलन दिखती है। वो मन के अंदर सोचता है कि साला मैंने जिसके ऊपर नजर डाली साले ने दोनों लड़कियां उड़ा ली। और वो गोचंग से कहता है रहम खा हराम की पिल्ले, रहम खा। इसके बाद जियांग जेन से और भी ज्यादा नहीं रहा जाता, जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और चीखते हुए कहता है चुयुए तुम जैसे लोगों से नहीं है जो कि एकदम सेमलेस होते हैं और वो यहाँ पे रिच और पावरफुल लोगों के करीब जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी लोग थे इस सभा के अंदर वो सभी अपने मन के अंदर जानते हो क्या सोचते हैं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। ये बड़ी दुख की बात है कि भाई मैं एडिट नहीं करता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लगा सकता था। एनिमे एडिट कर रहा हूँ यार, उस पे लगा रहा हूँ मैं। वही पे गोचंग के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो आगे से कहता है वाओ, जियांग जेन को तो देखो कैसे तड़पड़ रहा है, फड़फड़ा रहा है ये। अच्छा इसको भी यहाँ पे चुयुए के ऊपर दिल आ गया था। वही पे चुयुए काफी ज्यादा हैरान थी कि बड़ी सभा के अंदर लड़ रहा है क्या ये। खैर इसके बाद याओजंग यहाँ पे जियांग जेन को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है और इसके मन के अंदर बस एक ही चीज चल रही है, साले बना बना प्लान खराब करेगा क्या, ऐसा ही हमारी फटी पड़ी है, सो नहीं पाते हम लोग। वही पे गोचंग थोड़ा सा आग में घी डालते हुए कहता है कि चुयुए ऐसा लगता है कि तुम्हें उस बंदे की सेफ्टी की थोड़ी बहुत चिंता है, क्या ये सच में है क्या ऐसा। इस पर चुयुए काफी ज्यादा घबरा जाती है और आगे से कहती है नहीं मास्टर ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, ये कौन है मुझे नहीं पता। वह गोचंग यहाँ पर चुयुए को एकदम छोटा बहुत एग्जाम्पल देते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम लॉयल्टी और फ्रेंडशिप को अहमियत देती हो, लेकिन इतना तो जान लो यार कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ करके अपनी फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट ला सकती हो। बाय द वे वो संकट मैं ही हूँ। इसके बाद याओजंग यहाँ पे जियांग जेन को पकड़ लेता है तो जियांग जेन गोचंग से कहता है कि तुमने मुझे पकड़ा क्यों भाई, तुमने तो मुझे इनवाइट किया था, ऐसे थोड़ी ना अरेस्ट कर सकते हो। तो गोचंग आगे से कहता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपना चेहरा बदल लोगे तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा, मेरी नाक के नीचे ही घूमोगे और मुझे भनक तक नहीं लगेगी। इसके बाद गोचंग टेलीपैथी के जरिए यहाँ पे जियांग जेन का नाम लेता है तो जियांग जेन की फटके चार हो जाती है। वो मन के अंदर सोचता है कि इसे मेरे बारे में पता है क्या। वह फिर जियांग जेन सर के ऊपर ये जो तुम फॉर्चून फ्लावर्स देख रहे हो ये भाई गोचंग के लिए होंगे फॉर्चून, लेकिन जिन लोगों के सर के ऊपर है ये श्राप है। ये गोचंग को एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है इस मामले में। और मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम लोग सीरियस ना होना क्योंकि मैं वीडियो यहीं पे एंड करने वाला हूँ। मैं इसे 2 घंटे की बना सकता था लेकिन वीडियो लेट हो जाएगी क्योंकि एडिटर यार 2-3 घंटे लेने 2-3 दिन लेता है वीडियो एडिट करने में। अगर मैंने 2 घंटे की बना दी तो फिर लेट हो जाएगी वीडियो, लेकिन चिंता ना करो 1 या फिर 2 दिन में मैं इसकी सेकंड वीडियो अपलोड कर दूंगा। और तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, आगे एक्शन नहीं होता, बस गोचंग यहाँ पे पोल खोल देता है और जियांग जेन को जेल भिजवा देता है। जानते हो मुझे कभी कभी तरस आता है कैरेक्टर्स के ऊपर, लेकिन इनकी ग्रैंड मस्ती तो देखो, बार बार आ जाते हैं गोचंग से पंगा लेने के लिए। बच गए ना, भाग जाओ यहाँ से, सही सलामत रहो, खेती बाड़ी करो, लेकिन इनकी ग्रैंड मस्ती तो देखो, 1 ही 2 महीनों में इन्हें बदला लेना है, ले लो आप जेल में सलाखे गिनना। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही एंड होता है। वंस अगेन सॉरी फॉर द लेट वीडियो जल्दी आ जानी चाहिए थी, लेकिन पीसी मेरा जिंदाबाद, ना काम करे ना करने दे। बाय द वे अभी तो बढ़िया ही चल रहा है, 1-2 दिनों से अभी तक एक भी बार स्टार्ट नहीं हुआ। दवा के गेम खेल लिया, वीडियो एडिटिंग कर ली, रिकॉर्डिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैंने इस पे 3500 फूक दिए हैं अलग से, सिर्फ रिपेयरिंग के लिए। बस बात खत्म, बाय बाय, सायोनारा।